नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। हम प्रोग्राम में अक्सर जब आते हैं, अभी आपसे जब पहली बार जब दुआ सलाम होता है तो हंसते मुस्कुराते हम लोग करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कोई वजह नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं आपको हंसते मुस्कुराते वेलकम करता और कहता कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हम आज पोल्यूशन की बात करेंगे और हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति हमको किसी शहर में देख रहा हो, आप कहें मेरी हवा तो बड़ी साफ है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपकी हवा कितनी साफ है। ये केवल दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले ही आपको ये बता देना चाहता हूं। दिल्ली तो गैस चेंबर है, दिल्ली और एनसीआर और आसपास का जो इलाका है, 4-5 शहर बल्कि उससे और आगे तक, हम तो धुएं की सांस ले रहे हैं क्योंकि हम यहां बैठेंगे ये भी एनसीआर में है। लेकिन क्या केवल हमें इससे परेशान होना चाहिए? अभी ये खबर इंडिया टीवी पर चल रही, तो क्या केवल दिल्ली एनसीआर के आदमी को देखनी चाहिए? नहीं, ये आप सबको देखनी चाहिए। हो सकता है कि आज आपके शहर की हवा हमसे थोड़ी बेहतर हो, लेकिन हम बेहतर करने के लिए तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं करते, खराब करने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब भी स्टूडियो में आ गए। आज दिल्ली का एक्यू लेवल जो है वो है 439, 439। ये सीवियर कैटेगरी में आता है, सीवियर। जब आप किसी डॉक्टर के पास कहते हैं, मरीज का हालचाल लेने कभी गए हो, तो क्या कहते हैं, इज वेरी सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन मतलब हालत बहुत खराब है उसकी। तो हमारी हवा की हालत बहुत खराब है। स्मॉग और फॉग का जो डबल हमला चल रहा है, इससे विजिबिलिटी खत्म हो जाना, बहुत सारी 250 फ्लाइटें पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में इसकी वजह से भी जो है रद्द हुई हैं। ये तो कोलैटरल डैमेज है, पैसे की बात है ना, गया है आ जाएगा। जो सांसों में जहर जा रहा है वो तो बाहर नहीं निकलेगा। सुबह हो शाम हो, दिल्ली में सड़कों पर रफ्तार थम जाती है। बच्चे घरों के बाहर खेलने के लिए निकलते नहीं हैं। स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। यह हालत है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं बच्चों को। मैं आपको अपने घर का उदाहरण दे देता हूं। सब लोग यहां एक ही नाव की, एक ही कश्ती के सवार हैं। सुबह सुबह नाश्ता बनता है तो थोड़ा धुआं उठता है घर के अंदर, तो हुआ कि धुआं हो रहा है, तो किसी ने कहा कि भाई खिड़की जरा दरवाजा खोल दो थोड़ी देर के लिए। तो अचानक मेरे पिताजी ने कहा ना 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 ना, आज बहुत खराब हालत है। घर के अंदर का धुआं सह लेंगे, लेकिन बाहर के हवा में जहर है, वो नहीं सहा जा सकता। तो दिल्ली में ये जो हवा का खतरनाक स्तर चल रहा है, इसका इलाज क्या है? और दिल्ली एनसीआर नहीं, कोलकाता, मुंबई, अमृतसर, हाजीपुर, मेरठ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें जितने शहर और जितने राज्य मैंने आपको बताए, कोई कम कोई ज्यादा, हर कोई भयानक हवा प्रदूषण की चपेट में है। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लगातार चल रही है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये कई साल से चल रही है। बहुत सारे अहम आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल के बच्चों को कहा है कि आप घर में ही रहेंगे। उनके लिए एक अर्जी लेकर के गया था कि भाई गरीब बच्चे जो हैं वो तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त ये इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी है, ये हर किसी से ऊपर है। जंग भी होती है ना, तो रेड क्रॉस को घायलों की मदद करने के लिए जंग भी रोक दी जाती है कभी कभी। तो ये इमरजेंसी हालत में हम जी रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी कहा कि नहीं, अब बच्चे तो अब घर पर ही फिलहाल रहेंगे। इसके अलावा एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर 9 टोल प्लाजा अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि वहां जाम लग जाते हैं तो उससे वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण हर साल दोहराए जाने वाली एक समस्या है। कोर्ट ने एक यहां जो कमेटी बनी हुई है उसको और एनसीआर की सरकारों को, अलग अलग राज्यों की जो हैं, उनसे कहा है कि अब आप शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचिए। अब दिल्ली में जो है ग्रैप 4 नियम लागू कर दिए जाते हैं जब ये होता है दिल्ली एनसीआर में, मतलब जो आपकी गाड़ी के पोल्यूशन के नॉर्म्स होते हैं, बीएस सीरीज जो होती है। तो अब दिल्ली में पहले जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उस वक्त ये फैसला ले लिया गया था कि साहब ये 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी बंद करने का जो आदेश है इसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इससे लोग बड़े परेशान हैं। क्योंकि उस वक्त हवा साफ थी तो सबने मान लिया और हम भी बड़े खुश हुए कि चलो साहब पुरानी गाड़ियां जिनकी हैं वो भी निकाल पाएंगे। अब आज कोर्ट ने कहा है कि BS6 जिसके एमिशन नॉर्म्स हैं दिल्ली एनसीआर के बाहर के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी, उससे कम वो BS6 से निचले वाली गाड़ी नहीं आएगी दिल्ली में। और दिल्ली में जो डीजल की गाड़ी है, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो BS4 मिनिमम कंप्लायंट होनी चाहिए। लेकिन ये तो फिर वही अभी जो हम हर साल इस महीने में करते हैं वही इलाज है, इसमें नया क्या कर रहे हैं हम जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उस पर हम रोक लगा देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और आज कहता हूं, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हम हैं। आप कहेंगे हम, इसका मतलब हम सरकार पे दबाव नहीं बना रहे। कह रहा हूं नहीं, सरकार हमारे दबाव में आ जाती है। किसान के ऊपर जब
पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहता है हर्जाना लगाओ, तो सरकारें हर्जाना नहीं लगाती क्योंकि किसान नाराज हो जाएगा। दिल्ली में जब ऑड इवन करने के लिए कहा जाता है तो हम नाराज हो जाते हैं कि हमारी गाड़ी क्यों नहीं निकलेगी बाहर, हमको परेशानी होगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगती है तो हमको लगता है हमारा फ्लैट बनने में देरी हो जाएगी। कूड़ा जलता है तो जलाने वाले हम ही लोग हैं, हमारे पड़ोस में जलता हुआ हम देखते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं, तो इसके जिम्मेदार हम हैं। अब कल एक ऐसी घटना हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। चीनी एम्बेसी की प्रवक्ता, भारत में चीन की एम्बेसी की प्रवक्ता यू जिन उनका नाम है, उन्होंने एक पोस्ट किया। हम चीन को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन उस पोस्ट में प्रतिद्वंदिता जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने यह कहा कि जो दिल्ली की हालत है बीजिंग की इससे भी बुरी हालत थी, लेकिन हमने उसको ठीक किया। और उन्होंने कहा कि ये जो पोल्यूशन की मार है, हम और मतलब दिल्ली, एनसीआर और बीजिंग और चीन, हम मिलकर इससे जूझ रहे हैं। मुश्किल काम होता है इससे लड़ना, लेकिन इससे लड़ा जा सकता है। तो आज हम आपको यह भी बताएंगे कि चीन ने एक दशक के अंदर वो काम कैसे कर दिखाया जो हम नहीं कर पा रहे 15 साल से। कैसे किया होगा उसने? वहां गाड़ियां नहीं चलती क्या? वहां कंस्ट्रक्शन नहीं होता क्या? वहां कूड़ा नहीं आता क्या? कैसे कर लिया उसने ये काम? तो वो एक आपको हम आगे बताएंगे कि इसमें और जो है क्या क्या कदम जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। उन्होंने भी ये कहा है, उनकी प्रवक्ता ने, कि मैं भी शेयर करूंगी हमारे अनुभव जो हैं वो मैं आपके साथ जो है लगातार हम इस पर आपको बताते रहेंगे आगे कि हमने इस पर हमने कैसे पार पाया। लेकिन पहले इस पर हमारे देश में जो होती है राजनीति वो देखिए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है मनजिंदर सिरसा, जब सरकार आई थी दिल्ली में बीजेपी की, तो उन्होंने कहा था कि हम पोल्यूशन पर कंट्रोल करेंगे और इस बार सर्दियों में वो हाल नहीं होगा जो हर बार होता है। हुआ वही। तो मनजिंदर सिरसा ने माफी मांगी लोगों से पहले, ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस पर, आम आदमी पार्टी पर हमला भी कर दिया। उन्होंने यह आरोप भी लगा दिया कि ये आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर कूड़ा जलाते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था। लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे, ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे। और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है, पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है। लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बीमार करने का काम आदमी पार्टी देके गई है हमें। अब सिरसा साहब ने कह दिया ये तो देन है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि 10-12 साल तो इन्होंने दिल्ली में सत्ता इनके पास थी। आप बड़े बड़े वादे करके तो आप आए थे, आपको करना चाहिए था, कि आपने क्यों नहीं किया? चलिए खैर उन्होंने माफी मांगी, अभी फिलहाल कहते हैं कि चलो साहब, वो कह रहे हैं हम करेंगे, ठीक है, थोड़ी मोहलत और सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर 15 दिन पे हम अब सुनवाई करेंगे, केवल इसी अभी दिसंबर महीने में नहीं, अब से लेकर अगले साल इसी सीजन तक हम हर 15 दिन पर सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि सरकारें जो है वो क्या कदम उठाती हैं। और इस प्रदूषण के जितने कारण बताए जाते हैं ना, मैं आपको एक और डेटा देता हूं जिससे हमको पता चले, फिर चर्चा हम लोग आज की जो है वो शुरुआत करते हैं उसकी। इस वक्त ना पराली जल रही है, कहीं पराली नहीं जल रही है इस वक्त आस पड़ोस के हमारे राज्यों के अंदर, तो है ना, कहीं नहीं हो रही है इस वक्त, कोई पराली जलाने की घटना कहीं नहीं हो रही है। उसके बावजूद ये हाल है दिल्ली का। तो इसका मतलब इसकी जिम्मेदार जो है वो कोई और बात है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। वो है दिल्ली और एनसीआर का अपना उत्सर्जन, अपने एमिशंस। अब ये कहां से आते हैं इसको जरा आप सोचिए। इस वक्त ना पराली जल रही है, ना पटाखे जल रहे हैं कहीं पर, और ये ठंड भी पीक पर नहीं पहुंची, क्योंकि पीक सीजन में प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा। तीनों ही फैक्टर्स इस वक्त नहीं है। फिर क्यों? इसकी वजह है दिल्ली के अंदर अपना जो प्रदूषण होता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर अपना प्रदूषण। हमारा जो प्रदूषण है उसका कितना हिस्सा कहां से आता है? एक पोल्यूशन पर काम करने वाले बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने इसको लिखा है, 43% आता है ट्रांसपोर्ट से, 43% रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एमिशन
इससे आता है 13% इंडस्ट्री से 13% और घरेलू उत्सर्जन जो होता है उससे आता है 13% और केवल 8% धूल उड़ने से आता है, तो कंस्ट्रक्शन के काम से। तो ये तो सब हम कर सकते हैं ना, ये तो इसमें से ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया जा सकता, फिर क्यों नहीं हो रहा है? और मैं फिर एक बार आपको बता दूं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि केवल हमारे शहर की प्रॉब्लम है तो अभी आप मुगालते में त्रिपाठी जी। देखिए, एक तो सब कुछ आपने बताया, लेकिन शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए जो कोई भी सरकार, जैसे कहा जाता है कि सेना अगर शांति काल में तैयार है तो युद्ध के समय में सब ठीक रहता है। दुर्भाग्य से हमारी सरकारों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, नगर पालिका से लेकर सांसद विधायक तक, साल के 8 महीने उनको इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। जितने तरह की चीज़ों की बात हो रही है, और अभी हमारे मित्र हैं राकेश जी, वो फ्रैंकफर्ट से भेज रहे हैं कि 58-60 के आसपास उनका वहाँ AQI है, तो जाहिर है वो अलग अलग जगह अलग अलग लोग बताएंगे। लेकिन दिल्ली NCR और पूरा देश, एक तो ये है कि जब आपको पता है कि आप डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ गाड़ी भी बढ़ेगी, आपके यहाँ बिल्डिंग भी बढ़ेगी, आपके यहाँ खुदाई भी होगी, आपके यहाँ पुल भी बनेगा। इसका मतलब ये सब आपको पता है। पिछले कुछ वर्षों के पहले तक तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस तक नहीं थी कि बिल्डर बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी कर रहा है और उसका धूल धक्कड़ चारों तरफ जा रहा है, सरकारी काम हो रहा है और धूल पूरे में उड़ रही है। ये जो स्टडी है वो 8% डस्ट पार्टिकल की बात करती है, लेकिन जरा सोचिए, दिल्ली और नोएडा जहां मैं रहता हूं और जहां आता जाता हूं, इन दो जगहों का मैं आपको जिक्र करके बताता हूं। इन दोनों जगहों पर जो नाले हैं वो सड़ गए। अब किसी को एक कल्पना में नहीं आएगा ये किस में जोड़ेंगे, कौन से वाले पोल्यूशन में। नाले सड़ गए, नालों का सड़ना ये मतलब मेरी कल्पना में नहीं था। जो लोग कार से चलते हैं मैं उनसे कहूंगा कि जब आप नोएडा में घुसें तो तुरंत जो जिस मॉल में आप घूमने चले जाते हैं उसी में जाते हैं कि हवा साफ मिलेगी, वो भी लगा दिया है एयर प्योरीफायर, तो आप वहां शीशा अपना उतार लिया कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कितनी गंदगी है। किसी भी नोएडा के नाले के अगल बगल चले जाइए, दिल्ली के नाले के अगल बगल चलिए और सोचिए, ये जो सरकार कह रही कि हमने किया, मैं तो सिरसा जी को माफी मांग ली, बड़ा अच्छा काम किया। अहंकार के साथ कौन माफी मांगता है भाई? कैसे मंत्री हैं आप, कैसे आदमी हैं? अहंकार से माफी मांगी जाती? और कोई आम आदमी पार्टी अपने घर से पोल्यूशन लेकर आई थी? उस सरकार ने कुछ किया नहीं। आप जो कर रहे हैं वो बताइए, और पहले क्यों नहीं किया? ये 7 महीने 8 महीने जब आप कह रहे हैं कि अभी ये सारे काम हम करेंगे, तो आपने अक्टूबर तक, आपने 31 अक्टूबर की तारीख क्यों नहीं तय की? सर, देश में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में इस 11 सालों में 5 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 8 साल चारों तरफ क्या इसमें कहीं माफी नहीं है? कहीं भी माफी नहीं है। कमाल तो ये है ना कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं कि हमने 450 के ऊपर AQI नहीं जाने दिया। कमाल है भाई, देश की सरकार का पर्यावरण मंत्री ऐसे बोल रहा है। मैं आपको जरा सर चीन वाला उदाहरण, क्योंकि चीन की यहाँ पे एम्बेसी ने जो है इस पर बहुत इंटरेस्ट शो किया है। चीन में आप जानते हैं क्या 2013 में क्या हालत थी? अभी हमने आपको बताया 430 दिल्ली का AQI है, तो हम सीवियर कैटेगरी, कभी कभी ये 500 जाता है। चीन के अंदर जनवरी 2013 में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर AQI लिखा गया था, वो हेडलाइन आज तक चलती है, वो पिक्चर। AQI था 753, मतलब हमसे 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना। लेकिन 2013 और आज वो अपने AQI को ले आए हैं 100 के आसपास, 100-125 के आसपास। PM 2.5 जो सबसे ज्यादा हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो था 600 उनके यहां। उसमें उन्होंने 60% कटौती कर दी है। 60% ये 12 साल में कर दिया चीन की सरकार ने। कैसे किया? उन्होंने भी कोई ऐसा कोई घर सबको घर में नहीं बैठा दिया, गाड़ियां बैन नहीं कर दी हैं। वही काम जो धीरे धीरे इंक्रीमेंटली हो सकते हैं, जो 10 सालों में हमें भी करने चाहिए थे, हमने नहीं किए, वही काम उन्होंने किया। इसमें सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग किया। जो बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री थी वो बंद कर दी। गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी कि लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। हमारे यहां तो डीजल गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ा दिया जाता है, तो शोर मच जाता है कि हम डीजल गाड़ी कैसे अफोर्ड करेंगे हम। इसके अलावा उन्होंने रीजनल कोऑर्डिनेशन, सबसे जरूरी, आसपास के जितने शहर थे सबको एक कमांड स्ट्रक्चर के अंदर लेकर के आए कि ये प्रॉब्लम सबकी साझी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल विल। इसका कोई जवाब है सर?
पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल विल, आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। नहीं, ये पहला पॉइंट है मेरे ख्याल से कि दोनों ये चीज़ें हो जाए तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकल विल हो और पब्लिक अवेयरनेस हो। लेकिन पब्लिक तो ऐसी है जिसको हम कभी भी दे ही सकते हैं गाली, कभी कभी पॉलिटिकल विल पर भी बात करनी चाहिए। अभी जितने तरह के इंजन होते हैं सरकार में, वो सारे इंजन इस सरकार में दिल्ली में लगे हुए हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सब है। प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, एमसीडी है, एलजी है, सब। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? बिल्कुल सही। ठीक है। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनसा, क्या नाम है, सिरसा जी, कि ये आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। यदि वो नहीं करती तो ये सरकार नहीं आती। तो इस सरकार को आने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और वो सरकार आई थी, सबसे पहला बड़ा नारा ये था कि प्रदूषण खत्म करेंगे, यमुना को साफ करेंगे। और उन्होंने कहा था इस बार की सर्दी जो है ऐसी नहीं होगी। यमुना को साफ करने के लिए जो अभी छठ पर जो सारा तमाशा हुआ था, उसको मैं तमाशा ही कहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी ने किया, वो भी सबको पता है क्या उससे साफ हो गई नदी। तो जब तक पॉलिटिकल विल पर काम नहीं होगा, और अब तो आपने नेबरिंग स्टेट्स की बात चाइना को लेकर की, तो यहाँ तो पूरा का पूरा वहाँ पर भी सारे इंजन चल रहे हैं, तो उससे भी नहीं हो रहा। आप लंदन में टेम्स को देखिए, आप वेनिस की नदी को देखिए जो शहर के बीच में बह रही है, आपने चाइना का जिक्र किया है। तो इसका मतलब जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी और पब्लिक अवेयरनेस दोनों, अभी हर्षवर्धन जी पब्लिक के प्रेशर में होती है, तो पब्लिक खड़ी हो जाए ना। नहीं, पब्लिक जब कोई कठोर कदम लागू होता है तो पब्लिक उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसमें एक नहीं, लेकिन उसमें एक बात है ना कि आप सबसे पहले उसी को पकड़ के कर। मेरी बात सुनिए, व्हीकल्स की बात आपने कहा है 43%। इस समय दिल्ली में तो सारे के सारे व्हीकल्स अंडर पोल्यूशन कंट्रोल है। कौन है बताइए मुझे, हिसाब लगा कर बताइए। सीएनजी, सारी बसें सीएनजी की चल रही है, देश में कहीं नहीं चल रही। ऑटो सारे के सारे सीएनजी पे चल रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियां सारी की सारी BS6 की है और 4 की है। बाहर की गाड़ियां कितनी आती हैं? दिल्ली की खुद की गाड़ियां इतनी है, लेकिन इसका मतलब कोई और बड़ी कारण है। व्हीकल जो पोल्यूशन है वो उसमें तो सबसे ज्यादा कंट्रोल दिल्ली में है। उसमें एक पॉइंट देखिए, यूसी का इतना बड़ा लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तेल नहीं मिलेगा दिल्ली में। खैर वो तो अलग डिबेट है, उस पर भी एक पॉइंट है जो आप कह रहे हैं ना, पब्लिक वाला। पब्लिक क्यों नहीं चिल्लाए? क्या ऑटो लॉबी के दबाव में आप ये नियम बदलते हैं? ये तो नहीं चलेगा ना कि आप गाड़ी खरीदवा लीजिए और खरीदने के बाद क्यों नहीं डीजल गाड़ी बंद कर देते हैं? क्यों डीजल गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर में बंद नहीं करा देते हैं? आपको अगर लगता है कि बंद करना है, पब्लिक का जो आउटरीच होता है वो इसलिए होता है कि आप सारे काम करा लेते हैं, उनका पैसा खर्च करा देते हैं, और फिर पैसा के वैसे रखते हैं। आप सारे के लिए जिम्मेदार। एक कमेंट लूंगा, फिर अगली खबर पर बढ़ेंगे। आज खबरें क्योंकि बहुत सारी हैं, आप जो कुछ गाड़ी के मैटर पे कुछ बोल रहे थे। मैं बस इतना कह रहा था कि दिल्ली के अंदर एक डेटा ऐसा है कि 2,86,00,000 गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली के से गुजरती हैं जी, और 80 लाख के आसपास गाड़ियां दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब है कि बाकी गाड़ियां तो बाहर से ही आ रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बात मैं जिक्र कर देना हूँ, चीन वो कर सकता है क्योंकि चीन में कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है, वहाँ पर प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो जिसे राजनीतिक विल की आप बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी नियम कायदे कानून यदि लाया जाता है, सख्ती से पालन किया जाता है, तो अगला दिन विपक्ष ही उसमें आकर के खड़ा हो जाएगा। फिर एक बड़ा तबका जो है वो समाज का, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग सरकार के साथ ही खड़े हैं, तो बड़ा तबका जो है उसमें फिशिंग इन सरकार को बचाओ मत सर इस मामले में भी। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बचाव नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं बचाव नहीं कर रहा। मैं 10 सेकंड में मैं बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ही बचाव के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन ये पक्ष भी एक इंपॉर्टेंट है। साथ में जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप रेड लाइट और आप दिल्ली एंटर कीजिए जरा सा, जानबूझ करके लगता है टोल के समय वहां पर जाम लगाया जाता है, जानबूझ करके आती है ना सर। अब टोल तो मतलब वो एक धंधा चल रहा है वहां। एमसीडी का अब कहा है कि एमसीडी अब मैं गाजीपुर के पास में देखता हूं, चलने नहीं लग रहा है धंधा चलाया जा रहा है। आज बोला है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम। सर एक छोटा कमेंट प्लीज। आज मास्क लगा के आए दफ्तर में जब घुसे समीर जी, मैंने प्रकाश जावड़ेकर से तो 2014 में पूछा, पर्यावरण मंत्री थे उस समय, पूछा कि पॉल्यूशन को लेके क्या करना है, तो बोले मैं पुणे से हूं, पुणे में मुझे जितनी स्वच्छ हवा मिलती है दिल्ली में ही मुझे इतनी स्वच्छ हवा मिलती है। प्रकाश जावड़ेकर के बाद अनिल माधव दवे, उनका भी इसी तरह का जवाब था। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली के सांसद थे वो मंत्री बने, उनसे पार्लियामेंट में पत्रकार ने पूछा इसी समय में कि सर पॉल्यूशन को लेकर क्या है, तो बोले आप बीमार हुए क्या, आपके घर में कोई बीमार है? मैं बीमार नहीं हूं, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, क्यों आप ऐसे मुद्दे उठाते हो जो दिल्ली का मुद्दा नहीं है।
तो अगर पर्यावरण मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो फिर क्या होगा। और चाइना के अंदर जो आप जिक्र कर रहे हैं, चाइना में कोई डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार की बात नहीं है। वहां तो एक ही सरकार है, जो कह दिया वो होना है। यहां पर कोई पाला नहीं है कि हमारा पाला हम दूसरे के पाले में डालो, दूसरा हमारे इस पर डाले, हम पराली रटा दे शब्द की पराली जलती है, या दिल्ली में सरकार को पॉल्यूशन हो रहा दोष है। दो या खुद को दोष दो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार नियम बना लेगी कि वह आपके और मेरे सहयोग के बिना नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ कर लीजिए। लेकिन इस पे मैं एकदम, जनता का कोई दोष नहीं सर, है। मैं आप कह मेरी राय है, ये मेरी राय है। ये सरकार करती नहीं है ना। धूल सरकार साफ करेगी, सीएनजी इलेक्ट्रिक सरकार चलाएगी, नाला सरकार साफ कराएगी, बाढ़ तक में तो डूब जाते हैं इतने घटिया काम करने चलिए अब ये वाले लोगों को सोचने देते हैं सर, क्योंकि हवा तो सबकी साझी है। राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं, 3 दिन का दौरा है उनका। बर्लिन में थे कल वो, जहां पर उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। सैम पित्रोदा उनके साथ थे और म्यूनिख से एक बड़ी खास तस्वीर आई जब राहुल गांधी ने BMW के प्लांट को विजिट किया और BMW की बाइक पर भी वो बैठे। BMW में एक 400 सीसी की बाइक TVS ने मिलकर बनाई है, तो वहाँ उन्होंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, भारतीय कंपनी BMW के साथ कोलैबोरेट कर रही है। लेकिन उसी सांस में राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उस स्तर पर नहीं हो रही है। देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश में जब तक निर्माण क्षेत्र जो है वो जो अभी दुखद रूप से जिसमें गिरावट जारी है वो नहीं बढ़ेगा, तो देश जो है वैसी उन्नति नहीं कर सकता। फिर वो आए MSME पे, मध्यम और लघु उद्योग पर, कि इसकी तो कमर ही तोड़ के रख दी है सरकार ने। नोटबंदी किया पहले, फिर गलत GST लाई, उसकी वजह से आज तक वो MSME वाले खड़े ही नहीं हो पाए उन्होंने। लेकिन इसके लिए जो उदाहरण चुना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उदाहरण उन्होंने दिया आइसक्रीम वालों का। उन्होंने कहा आप दिल्ली के इंडिया गेट पे आजकल आपको कोई छोटा आइसक्रीम बेचने वाला भी नहीं दिखता। ये उन्होंने कहा कि मतलब जो छोटे छोटे ब्रांड जो थे वो सारे ब्रांड भी, हमारे आइसक्रीम के ब्रांड भी खत्म हो गए। और ये सरकार क्योंकि बिलीव करती है या तो मोनोपोली में, यानी एक सेक्टर में एक ही रहेगा हाथी, या डुओपोली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हो जाएंगे। जैसा कई लोग कहते हैं, अभी जो आपने अभी हमारे उसमें एविएशन सेक्टर में भी जो भी आपने देखा, तो खैर थोड़ी सी बात उनकी सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। India needs to start producing. Production is the key for the success of any country. And our manufacturing is declining. It should actually be going up. India needs to start producing. Production is the key for the success of any country. And our manufacturing is declining. It should actually be going up. अब क्या सच्चाई सर? MSME की कमर टूटी हुई है क्या अभी भी? और देश में क्या मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नहीं हो रही? अभी तो 8.2 GDP ग्रोथ बताई गई थी हमें। BMW के प्लांट में खड़े होकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में छोटे ब्रांड नहीं रह जा रहे हैं, MSME नहीं रह जा रही है। BMW, उसकी बाइक पर बैठकर राहुल गांधी को आनंद आ रहा है। वहां की किसी छोटी कंपनी के यहां गए होते ना, उसके विशाल शोरूम में जो चमक रहा है वहां से वो बात कर रहे हैं। लेकिन भारत की कंपनी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना मोनोपोली, डुओपोली और जाने क्या क्या हो जाए। इस सब के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होती है जब हम कहते हैं मोनोपोली, डुओपोली। लेकिन भारत की कंपनियां बड़ी हो रही हैं, कितनी बड़ी हो रही हैं? हम 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट हो गए। आज हमारी कार कंपनियां दुनिया में इस स्थिति में है कि उनके ब्रांड को लेकर साउथ कोरिया तक में हमारी गाड़ियां बिक रही, जो साउथ कोरिया बहुत टची रहता है, जो अमेरिका के लोग बहुत टची रहते हैं, वहां भी हम बिक रहे हैं। और हमारी बाइक, हमारी गाड़ियां जब इस तरह से बिक रही तो जब वो बड़ी होती है तब बिकती है। MSME को लेकर राहुल गांधी कोविड काल के आंकड़े पर अटके हुए हैं, जिस वक्त देश में 3 लाख से अधिक MSME कंपनियां बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद से 6.5 लाख नई MSME कंपनियां रजिस्टर हुई। उसका कोई आंकड़ा राहुल गांधी को कोई अपडेट क्यों नहीं करता है? मैन्युफैक्चरिंग में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो एक्सपेक्टेड, जिसको कहते हैं कि टारगेट जैसे मान लें, तो उस हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि 16-17 से 25% करने की योजना थी जो अब तक हासिल नहीं किया जा सका। लेकिन हमारी PLI स्कीम ने ऑटोमोबाइल में, स्मार्टफोन में, जो वाइट गुड्स हैं जिसमें सारे कंज्यूमर गुड्स आते हैं, उसमें बहुत हद तक मैन्युफैक्चरिंग को सहारा दिया है। मेक इन इंडिया बहुत बेहतर हुआ। अगर वो आंकड़े राहुल गांधी को नहीं दिखते हैं और वो विदेशी धरती से ये बताते हैं तो फिर क्या कहा जाए? नियत का मसला है ज्यादा। नियत पे प्रॉब्लम है या डेटा में प्रॉब्लम है सर? नहीं, मेक इन इंडिया क्या है? असेंबल इंडिया को मेक इन इंडिया बोलते हैं आप? रघुराम राजन नहीं, रघुराम राजन को नहीं सुना मैंने, पीयूष गोयल जी को सुना, जो कह रहे थे कि स्टार्टअप में हम पकौड़े बनाने का काम करते हैं 90%, और 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं 2 साल में। ये फिगर है, ये तो पीयूष गोयल जी का फिगर है। रघुराम राजन कुछ, और रघुराम राजन भी बड़े लोग हैं जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को समझते हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं। ऑटोमोबाइल में भी जो काम हो रहा है, बेसिकली अभी हम मैन्युफैक्चरिंग के फर्स्ट स्टेप पर चल रहे हैं।
जो असेंबल इंडिया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम कहीं तो निकलेंगे तो पहले एक असेंबलिंग इंडिया में आएंगे, तब मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। लेकिन बुरी बात क्या है कि हम असेंबल इंडिया को मेक इन इंडिया बना रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। ये है प्रॉब्लम इसमें नहीं कि असेंबल कर रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप यही होगा, पहले ये करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, फिर हम यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करेंगे, ये सारा काम होगा। ऑटोमोबाइल में भी यही राहुल होगा। गांधी की बात ठीक है क्या? मोटे तौर पर ठीक है, ठीक है, मोटे तौर पर ठीक है। और एमएसएमई में भी कोविड वाली स्थिति से हम निकल गए हैं, लेकिन बेहतर स्थिति उतनी नहीं हुई है जितनी एमएसएमई पर काम हुआ है। राहुल जी के उस आरोप पर कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उस हद तक नहीं पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग में, बहस हो रही थी, सब अपना अपना कुछ इनपुट उस पर देना चाह रहे थे, उसका भी आके मौका हमको और मिल जाएगा। लेकिन मैं आज जो पार्लियामेंट में हुआ वो आपको मैं बता दूं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को भारत जी राम जी योजना बनाने का जो प्लान लेकर के सरकार आई है, इस पर विपक्ष इसको मामले को ठंडा नहीं होने दे रही है, लगातार हमला बोल रही है। सीधे इस मामले को महात्मा गांधी के अपमान से जोड़ दिया गया। कल भी खूब हंगामा हुआ था पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, और आज भी वो हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट की छत तक पर लोग चढ़ गए। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन में मार्च निकाला पहले, और फिर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही खूब हंगामा शुरू हो गया। वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। सभी मान्य सदस्यों का विचार आया और मैं खुद रात को 1:30 बजे तक यहाँ पर था, और मैंने जो भी मान्य सदस्य इस पर विचार व्यक्त करना चाहते थे, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहते, मैंने सबको मौका दिया, चाहे एक दल का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर सदन पर व्यापक चर्चा हो। कितना समय होगा, मैंने उस समय भी कहा था, समय की कोई कमी नहीं रहेगी। विधेयक पर सबके विचार, दृष्टिकोण, मत आना चाहिए। आपने समय बताया, मैंने समय बढ़ा दिया आपके कहने से। तो लोकसभा के अंदर बिल की कॉपी फाड़ी गई। वो कह रहे हैं बिल को स्टैंडिंग कमेटी के लिए भेजिए। वो कह रहे हैं इसमें चर्चा के लिए हमें समय नहीं मिला, चर्चा के लिए और समय होना चाहिए था। विजय जी बता रहे थे रात को 2:30 बजे तक, 1:45 बजे तक जो चर्चा चली है। लेकिन विपक्ष बहरहाल ये तो वो होने ही नहीं देना चाहता। कांग्रेस का पेट प्रोजेक्ट था, सोनिया जी का आप कह सकते हैं पेट प्रोजेक्ट था, और उसमें फिर महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना। इस सारा विषय ऐसा है कि इसको विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी जहां तक ले जाना चाहेगी वहां तक ले जाने की कोशिश करेगी। इसको इतनी आसानी से वो भूलेगी नहीं। लेकिन इस पर तो चलिए हमने काफी बहस कर ली थी। इस पर कल एक सबसे मजेदार रिएक्शन मैं कहूंगा वो आया कांग्रेस पार्टी के नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का। उनसे भी सवाल हुआ, साहब बीजेपी जो है वो उन्होंने नाम बदल दिया, अब महात्मा गांधी जी का नाम नहीं है। तो उनका स्टाइल तो मुझे लगता है उनकी जेब में हमेशा कुछ एक गड्डी रहती है नोटों की, तो उन्होंने ऐसी जेब में हाथ डाला और निकाला। अभी अब देखेंगे, निकाला सर स्टाइल से। कांग्रेस उन्हें एटीएम कहती है ना। हैव गट्स, टेक गांधी जी आउट ऑफ दिस। देखिए सूर्य, अब देख के आपको आनंद आएगा। बीजेपी हैज गट्स, लेट इट चेंज गांधी फोटो। गांधी फोटो in the note, let they change it. Let us see. Will you be taking up the issue in the assembly? We will take up in this assembly. BJP has guts, let it change Gandhi photo. Gandhi photo in the note, let they change it. Let us see. Will you be taking up the issue in the assembly? We will take up in this assembly. यस, मैं कहता हूं मार्के की बात बोली डीके शिव कुमार ने इस सारी बहस के अंदर, और वो भी नोट जो निकाला है ना उन्होंने, और जो गट्स भी जिस तरीके से बोला वो बिल्कुल स्टाइल है। ठेठ कर्नाटक, ये ठेठ बेंगलुरु की, कर्नाटक की स्टाइल है। गट्स है। समीर जी, हैज एनीबॉडी सो मच गट्स सर टू टेक गांधी जी आउट ऑफ नोट? देखिए, अब डीके शिव कुमार तो नगद नोट पे खेलने वाले व्यक्ति है, नगद नोटों का भंडार है, तो हमेशा नोट लेके चलते हैं। किसी और मंत्री से कहेंगे तो वो कार्ड दिखाएगा, उसके बाद नोट तो होंगे नहीं। तो डीके शिव कुमार की तो जो पहचान है, उन्होंने पहचान बताई कि भाई मैं नोट लेके चलता हूँ, तुरंत नोट लेके दिखाया कि गांधी जी से हटा के दिखा दीजिए। मुझे लगता है डीके शिव कुमार का सिर्फ हमें केंद्र सरकार कभी भी कोशिश नहीं करेगी कि नोट पे से महात्मा गांधी का फोटो उठाया जाए, और सिर्फ महात्मा गांधी के नाम को लेकर इतना हल्ला मचाना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं वैसे आपको बात कह दूं, कुछ अति उत्साही लोग जो हैं, ये डीके शिव कुमार की बात पर मैंने कई कमेंट्स पढ़े, तो वो कह रहे थे वो दिन भी आएगा
फिर मैंने कहा ये अति उत्साही किस्म के लोग जो नहीं 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 मोदी के रहते वो तो कह नहीं रहे आएंगे सर, मोदी का भी वो नहीं कह करेंगे। रहे हैं कि देखो गांधी को हम जेब में रखते हैं, गांधी जेब में हम रखते हैं, ये वो कह रहे हैं। पैसे की बात है। देखिए मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, विपक्ष राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने मौका भी अच्छा दिया है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि प्रतीकों को लेकर के यदि भारतीय जनता पार्टी यदि विपक्ष में होती तो वो भी ऐसा ही राजनीति करती जो कांग्रेस उसके लिए कर रही है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मंत्री जी को भी सलाह देने की आवश्यकता थी, थोड़ी सावधानी बरतने रही। कई बार होता है ना कि हम नदी में पार करते हैं ना सौरभ जी, तो हम 90 डिग्री पर नहीं करते हैं, थोड़ा धारे के साथ बहना पड़ता है। सब चीज बदलिए, धीरे से बदलिए। वही कह रहे हैं विजय जी जो कहा था वो बात छूट करके रह गई। कल मुझे किसी ने ये शाम को ये मैं पॉइंट टिकअप करा था एक प्रोग्राम में, तो मुझे किसी व्यूअर ने भेजा कि मैं आपको, वो शायद 19th सेंचुरी का सिक्का उन्होंने भेजा, तो कहा कि इस देश में तो लक्ष्मी जी की फोटो थी। हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। क्वाइन पर लक्ष्मी जी का सिक्का हुआ करता, लक्ष्मी जी की ये तस्वीर हुआ करती थी, हमारे पास भी वो तो है। क्या जैसे जैसे मनरेगा से महात्मा गांधी जी की जगह राम जी आ गए, तो एक बार फिर गांधी जी की जगह नोट से लक्ष्मी जी भी आ सकती हैं? मैं तो सीधे पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि मुझे लगता है कि गांधी जी हैं, गांधी जी की जगह कुछ होगा, ये इस देश को कमतर करके आंकना है। गांधी जी इस देश के नायक हैं, इस देश के ढेर सारे राष्ट्र पुरुषों में से एक हैं, लेकिन आप एक पार्टी की दुकान चलाने के लिए सब कुछ उनके नाम पर करें और उन्हीं के नाम पर राजनीति करें, और कल को कुछ बदलाव हो तो कहें कि गांधी जी हटा दिए गए। ये गांधी जी का अपमान करना है, इस देश का अपमान करना है। क्या नोट पर कोई और होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इस सरकार ने आने के बाद से 20, 50 और 100 के नोट पर अलग अलग चीजें बदली हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आने वाले समय में और बदलाव होंगे। देश की जनाकांक्षा के लिहाज से लोकतंत्र में देश चलता है, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, कुछ लोगों के समूह के आधार पर। देखिए मैं तो कैश यूज करता नहीं, सिंपल यूपीआई यूज करता वो हूँ। गांधी जमाना आपने हो गया हटा ही मुझे दिया नोट देखे। तो कोई आप कह रहे हैं नोट हैं अभी चलन में हमारे, इसमें गांधी जी नहीं है? नहीं, गांधी जी हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सी चीजें बदल अभी आपने बटुआ क्यों निकाला था? नहीं, मैं वो देख रहा था वो वाली नोट है कि गांधी जी नहीं। सारे नोट में है, लेकिन वो नोट नहीं है, सारे नोट में वो गांधी नोट नहीं है अभी, लेकिन बहुत सी चीजें बदल गई। मतलब गांधी जी के बिना भी लंबे समय तक काम किसी का नहीं चलने वाला, जब नहीं, तक नोट पे तो क्योंकि है। नोट पे गांधी है, इसलिए गांधी के बिना नहीं चलने वाला है। वरना तो मतलब गांधी जी, नरेंद्र मोदी नहीं आए थे तो कांग्रेस पार्टी में भी कितना बचे थे, कोई जरा देख लीजिए। ऐसा है कि एक चीज मैं जोड़ दूं, इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी में लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पहले किया है। ममता बनर्जी की पार्टी की मैं बात करता हूं आपसे, क्योंकि उसमें कल ही उठा एक ताजा विवाद भी उसके अंदर है। उनकी पार्टी में अभी सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। एक तो चुनाव है, चुनाव का बहुत बड़ा स्ट्रेस है उनके ऊपर। अब लोकसभा में पार्टी के नेता जो हैं अभिषेक बनर्जी, वो नंबर 2 हैं पार्टी में, कुछ लोगों के लिए नंबर 1 वही हैं। वो बहुत नाराज हैं अपने सांसदों से। अभी टीएमसी सूत्रों से हम आपको खबर दे रहे हैं, और ये खबर आपको जिम्मेदारी से दे रहे हैं। टीएमसी सांसदों के रवैये से टीएमसी के अंदर घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल के कुछ सांसदों को डांटा फटकारा भी है। लोकसभा में पार्टी के सांसदों की बैठक के दौरान अभिषेक बनर्जी बहुत नाराज थे, और पता चल रहा है कि इनमें नाम है महुआ मोइत्रा का, कीर्ति आजाद का, शयानी घोष का और सौगत रॉय का। इनका नाम लेकर मीटिंग में इनको एक लगभग डांट पिलाई है अभिषेक बनर्जी ने, और इनके ऊपर छवि खराब करने का आरोप उन्होंने लगाया है। ये मीटिंग लोकसभा में टीएमसी दफ्तर में हुई थी, जहां पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आपका रवैया पार्टी की छवि पर असर डाल रहा है। कुछ सांसद सार्वजनिक जीवन को लेकर लापरवाह रवैया अपना रहे हैं, जिससे पार्टी को लेकर संदेश गलत जा रहा है। जैसे इनमें से एक सांसद जो थी वो जो हैं किसी, जैसे महुआ मोइत्रा ही हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी आपने देखा होगा। इसके अंदर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की एक परिवार की शादी थी शायद, उसमें डांस करती हुई उनके साथ देखी गई थी। तो वो, और इसमें कंगना रनौत भी थी, कंगना रनौत के साथ वो कर रही थी। बड़ी बड़ी शादियों में ऐसा होता है। सुप्रिया सुले भी थी, सर ज्यादा जाते हैं बड़ी शादियों में, तो वो इसको लेकर, ये नवीन जिंदल की बेटी की शादी में महुआ जी गई थी, तो इसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति की कि इस तरीके से आपकी वीडियो आए बाहर, और ये अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को इससे शर्मिंदगी हुई। अब खबर ये भी है कि खुद ममता बनर्जी भी जो हैं वो महुआ मोइत्रा के इस रवैये से वो खफा हैं। 15 दिसंबर की एक घटना है, लोकसभा के अंदर कीर्ति आजाद सांसद हैं, ई सिगरेट पी रहे थे।
कैमरे में पकड़ लिए गए। बीजेपी ने वायरल कर दिया। अनुराग ठाकुर ने इस पर एतराज जताया था। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से शिकायत भी की भरे सदन के अंदर, वहां पर उनकी ये वाली तस्वीर आ गई। तो ये हो गया दूसरा मामला। और ऐसे ही फिर जो है बाकी दो और सांसदों की बात सामने आई थी। अंदर ही नहीं बाहर भी कीर्ति आजाद के सेक्शन को लेकर के तो बहुत ज्यादा छीटाकशी जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे ही दो और सांसद थे। एक सांसद से उन्होंने कहा कि भाई आप दिल्ली में बहुत पार्टी करते हैं, हमने सुना है, ये भी आरोप था। सौगत राय जी भी शायद बहुत सिगरेट पीते हैं। सौगत राय तो बहुत चेन स्मोकर हाँ, हैं। तो उनको लेकर के भी तो ये टीएमसी के अंदर जो है ये सारा मामला इस वक्त एक और मामला पे नाराजगी है सर, जो भी एक और मामले पे नाराजगी जाहिर किया अभिषेक ने। जो भी शादी की जो पार्टी दी थी ना, मोहिया मोइत्रा ने अपनी शादी की जो पार्टी जिसमें सोनिया गांधी और सब लोग गए थे, जिसके अंदर तमाम, उस पार्टी में ये कह दिया कि भाई बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की से गठबंधन होना चाहिए, कांग्रेस बहुत जरूरी है बंगाल के। ये महुआ ने बोल दिया, ये महुआ ने बोल दिया। उस पर भी अभिषेक बनर्जी नाराज हुए उस बात को लेकर। सर शादी के अलावा महुआ जी में और सौगत राय में काफ़ी समय से खटपट चल रही है। आपको याद हो इलेक्शन कमीशन को लेकर जब वो लेटर लेकर जा रहे थे तो सार्वजनिक तौर पे झगड़ा काफ़ी हो गया था और कहा गया था कि पुलिस बुला लेंगे, ये सारी बात हुई थी। उसके बाद जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था टीएमसी का, उसमें भी दोनों के बीच के जो झगड़े हैं वो बात हुई थी। दूसरी तरफ सौगत राय सबसे सीनियर लीडर माने जाते हैं पार्टी के, तो वो नाराज़ रहते हैं महुआ मोइत्रा को जितना प्रेफरेंस मिलती है, ताकत मिलती है, और माना जाता है कि ममता जी की बहुत विश्वसनीय वो तो इसी से समझ लीजिए कि पिछली बार जब निकाला गया उसके बाद दोबारा उनको पार्टी ने टिकट दिया और ममता जी ने। वैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर वो किसी शादी में डांस करें? उनके फ्रेंड की मान ली, उनके दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी में अगर वो परफॉर्मेंस करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इसमें। सार्वजनिक जीवन का मतलब ये नहीं है कोई कहीं पर परिवार में मित्रों में जाकर। और एक डांस को लेकर हमारे यहाँ पर कुछ ज्यादा हुआ है कि डांस कोई करता है, कई बार होता है बेचारा कोई पुलिस ऑफिसर भी डांस कर रहा होता है, ड्यूटी पे कर रहा होता है अलग बात है, लेकिन कहीं पर डांस कर रहा है। प्राइवेट लाइफ भी है उनकी कि नहीं है? देखिए, मूल बात तो ये कि ये जो वीडियो चल रहा है ये कई तरह की चर्चा का विषय है। एक तो ये कि भैया आपस में लड़ा मत करो। ये देखो नेताजी लोग कितना बढ़िया डांस करते हैं सब साथ में, अलग अलग पार्टी के हैं, झगड़ते हैं। ऑडियो भी होगा ना, थोड़ा ऑडियो भी सुना दीजिए। एक तो ये कि ये मत करिए। दूसरा, किसी के भी घर का कोई उत्सव है और उस पे आप टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं यार, महुआ मोइत्रा से दूसरी वजहों पर हम बहुत आलोचक हैं उनके, भयानक वाले, लेकिन ये क्या दिक्कत है भैया? उसके दोस्त के घर में शादी है, उसके दोस्त के बेटे बेटी की शादी है, वो वहां नाच रहे लोग, ये तो खुशी की बात है। लेकिन असली बात जो है, जो वो भाई साहब क्या नाम है उनका, कीर्ति आजाद जी, वो जिस अंदाज में कर रहे हैं, दुर्भाग्य है कि ऐसे खतरनाक, जिसको कहें कि संसद को कमतर करने वाले मसलों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब एक खबर मैं आपको दे रहा हूं, इसकी चर्चा 5-6 रोज से चल रही है। इसमें आज कोई एक नई डेवलपमेंट हुई है। मुझे तो एक्चुअली मौका मिला कि मैं इस पर बात कर पाऊं, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। तमिलनाडु के मदुरई जिले में एक थिरुप्पन कुंदरम पहाड़ी है। इसके ऊपर अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर है। अब यहां पर एक त्योहार होता है जिसका नाम है कार्तिकेय दीपम कहा जाता है इसको। अब ये क्यों है सुर्खियों में, ये मैं आपको बता देता हूं। कोर्ट के पास मामला गया कि साहब यहां पर हमारी ये सदियों पुरानी परंपरा है, जब से मंदिर होगा, सदियों नहीं तो दशकों से, कि पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, वहां हम दीप जलाते हैं जब ये त्योहार होता है तो। और ये कुछ वर्षों से बंद कर दिया गया। सरकार हमको इसकी इजाजत नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मंदिर के पास किसी ने एक मजार बना दी थी, तो मामला विवाद में चला गया। तो सरकार ने कहा भाई कोई हमको टकराव नहीं चाहिए, ये परंपरा को अभी फिलहाल रोक दो। तो स्टालिन सरकार ने इसके लिए इजाजत नहीं दी। ये हाईकोर्ट के जज हैं जिन्होंने ये इसके लिए वो अनुमति दी कि ये परंपरा निभाई जाए। अनुमति के बावजूद स्टालिन सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने ये काम नहीं होने दिया, कहा कि नहीं होगा ये काम। और उसके बाद हद ये हो गई कि स्टालिन साहब की पार्टी समेत ऑपोजिशन के 107 सांसद लोकसभा स्पीकर के पास जज को इंपीच करने के लिए महाभियोग लाने का नोटिस लेकर पहुंच गए। अब मैं हैरान, जब मैंने खबर सुनी, जज ने मान लीजिए कोई फैसला दिया, हाईकोर्ट के जज हैं, आपको कोई पार्टी को पसंद नहीं आया जिसके खिलाफ गया, वो क्या करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पहले ये सिंगल बेंच का फैसला था, वो डबल बेंच के पास जाएगा, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन लाया गया। इतनी बुरी लग गई ये बात 107 सांसदों को
कि ऐसा व्यक्ति तो जज होने के लायक नहीं है। कौन सा पाप किया है भाई? अब ये आज जो ये खबर आई, जो आज हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं, उन जज साहब को लेकर उल्टी सीधी अनाप शनाप टिप्पणियां होने लगी, गाली गलौज लोग करने लगे। तो कोई पिटीशन लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि इस पर रोक लगाइए। पहले जज ने कोई पाप नहीं कर दिया है कि वो गालियां सुने, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्चर पास किया है। लेकिन ये विचित्र मामला है कि इम्पीच कर दो जज को क्योंकि उसने कहा कि एक हिंदू परंपरा का निर्वहन होने दो, और वो भी हो नहीं पाया। सर, प्रोफेसर साहब, देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद और हैरान करने वाली बात है। और जैसा कि आपने सही कहा, ये तो 6-7 दिन पुरानी घटना है। और मुझे लगता है कहानी कुर्सी में इसका हम लोगों ने पहले चर्चा की है इस पर कि ये परंपरा कोई हजारों साल से वहाँ पर चलाई जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना ये मंदिर है वहाँ पर जहाँ पर, और इस परंपरा को बहुत पहले से उस पर किया जा रहा है। मज़ार तो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 150-200 साल पहले से या मज़ार होगा या नहीं था, और उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट में लेकर के उस मामले को भी चले गए हैं। कुछ भी हो, यदि हाईकोर्ट के एक जज ने फैसला दिया है तो आप महाभियोग किस आधार पर चलाते हैं? उसकी 2 ही शर्तें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि या तो इनकैपेसिटी है, ठीक है, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहा है, या वो इनकैपेसिटी है या कुछ जिसे कह सकते हैं मेंटली इम्बैलेंस, इस ढंग को आप यदि डिक्लेयर कर देते हैं तब ऐसी स्थिति में आप महाभियोग आप चला सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसा नहीं। इसका जजमेंट क्या है? जो मजार का जो हिस्सा है सिर्फ वो मुस्लिम कम्युनिटी के पास है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा जो पूरी पहाड़ी है, वो पूरी पहाड़ी हिंदू समाज को दी, तो बड़ा विशाल मंदिर को दिया है। वो मजार का जो हिस्सा जितना बना है वहां छोड़ के बाकी जगह लगाने का है। तो बाकी जगह लगाने के लिए जब कोर्ट की परमिशन है, और ये ब्रिटेन के समय से, जब ब्रिटेन का शासन था उसके समय से अनुमति मिली हुई है, उसके बाद से लगातार। अब जाकर ऐसा क्या हो गया कि इसको लेकर आप इस तरीके से कर रहे हो? और उसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी भी शामिल है। अरविंद सावंत ने साइन करा है, जो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी, यस, अरविंद सावंत भी शामिल है। अरविंद सावंत के साइन है इसमें। प्रियंका जी भी गई थी, उसमें उसका प्रियंका गांधी, ठीक है, नहीं प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी फिर भी देखिए वो कांग्रेस से गई है, उसकी मानसिकता नहीं बदलेगी। अरविंद सावंत तो शिवसैनिक रहे भाई, वो अरविंद सावंत जा रहे हैं उसके अंदर, उद्धव बाला साहब ठाकरे जा रहे हैं, अरविंद सावंत के साइन है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमको हिंदुत्व मत सिखाओ, हम सबको लेकर चलने वाले हिंदुत्व है। ये कौन सा हिंदुत्व? और मुझे लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाना चाहिए और घर घर संदेश देना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जो बंबई में हिंदुत्व की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, वो किस तरीके से इस मंदिर को लेकर उनके सांसद ने ऐसी क्या पॉलिटिक्स है से ज्यादा यहाँ पर ये अखिलेश जी की पार्टी भी इसमें शामिल है। तो ये ब्राह्मणिज्म के खिलाफ भी है। मतलब वहां पर जो स्टालिन का जो मसला है, वो दीप को लेकर, दरगाह को लेकर तो है ही, लेकिन वो तो एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हैं, उसी को लेकर अखिलेश, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जज जो है ना ब्राह्मण है। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जज जो है स्वामीनाथन, वो ब्राह्मण है। तो वो थ्योरी भी वहां पर काम मिली। इसलिए ये जो पीडीए वाला जो मसला है ना, अखिलेश जी क्यों है इसमें शामिल? मान लीजिए तमिलनाडु की सरकार का मसला है, तमिलनाडु के लोग उस पर काम करेंगे, लेकिन स्टालिन की पार्टी तो एंटी सनातन है। नहीं, कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ब्राह्मण है, कल कोई एक जजमेंट दे देते हैं तो क्या है सारे उठ करके आकर के कोर्ट में जाएंगे? नहीं, बात वो नहीं कर, मैं तो ये कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स ये है इशू, मैं इस पर, हाँ, वो उनकी वो ये कह रहे हैं कि भाई उनकी पॉलिटिक्स में पीडीए को सूट करता है। नहीं, देखिए, एक त्रिपाठी जी की राय भी ले लूं, मैं एक लाइन सिर्फ बोल देना चाहता हूँ। एक्चुअली है क्या कि वो डीएमके एंटी हिंदू पार्टी है, ठीक है, ये बात बहुत साफ है। वो तो वो कहते हैं, वो तो खुल के कहते हैं, और उनके साथ है सारी पार्टियां आकर के, लेकिन अखिलेश और उद्धव ठाकरे भी आएंगे साथ में। देखिए, उनको ये जो न्यायाधीश हैं वो टीका लगाते हैं। न्यायाधीश अब ब्राह्मण है, ये मैं जानता नहीं था, अभी विजय जी ने बताया, तो वो भी एक मसला हो सकता है। और मूलतः उनको लगता है कि ये हिंदू चीजें अगर बढ़ेंगी, अगर कार्तिकेय दीपम जैसा, वैसे कार्तिकेय दीपम मूल रूप से तमिल हिंदू दुनिया भर में भगवान शंकर की आराधना के लिए करते हैं, ये सबको जानना चाहिए। और श्रीलंका में भी खूब होता है, दुनिया के जिस हिस्से में भी तमिल है, वो तमिल हिंदू, वो इसको करता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है क्योंकि उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे रहते हैं, जैसे पहनावा करते हैं, जैसे ये फैसले सुनाते हैं, तो उसमें सारी चीजें हो सकता है शामिल हो, और जो अंत में जाकर एंटी हिंदू जो एक लाइन है वहां की, उस पर हो सकता है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है, अखिलेश यादव जाए फिर भी समझ में आता है, एआईएमआईएम के साथ खड़े हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, अरविंद सावंत साइन कर रहा है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी पार्टी इसके खिलाफ गई और बहाना ये बना रहे कि नहीं, तो जज के ऊपर दूसरे मामले में हम लोग महाभियोग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट यही फैसला है।
पाकिस्तान की कुछ आपको इंटरेस्टिंग खबरें बताता हूं। इमरान खान को लेकर के क्या करना चाहती है वहां की सरकार और आसिम मुनीर, ये भी क्लियर हो नहीं पा रहा है अब, क्योंकि अब जो नया कदम इन्होंने उठाया है ये तो एक बार फिर आग में घी डालने जैसा काम है। इमरान खान से मुलाकात की जिद करने बैठी जेल के बाहर धरना देने उनकी बहनें अलीमा खान और उनकी बाकी 2 और बहनें। इन 70 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के ऊपर आसिम मुनीर ने आतंकवाद का मुकदमा दर्ज कर दिया। आतंकवाद की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया इमरान खान की बहनों के ऊपर। कुल 400 लोग हैं जिनमें इनकी 3 बहनें भी हैं। और आरोपियों में जो हैं वो इमरान खान की बहनें, पीटीआई के महासचिव सलमान अकरम राजा, एक और नेता आलिया हमजा, पीटीआई के वकील नईम पंजुता, ऐसे दर्जनों लोग हैं, 400 लोग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये 3 नाम हैं, इनकी 3 बहनें। आप बहन 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं को आतंकवाद के मामलों में जेल में डालना चाहते हो। और हुआ क्या? अब हमने आपसे कल भी कभी काफी चर्चा की थी कि इमरान खान की पार्टी भी टेम्पो बढ़ा रही है। इमरान खान को भी लगता है कि भाई अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जेल में मार देगा। जेल में मेरे जेल से जिंदा बाहर निकलने की कोई उम्मीद वैसे भी दिखाई नहीं दे रही है। तो सड़क पर लोग एजिटेट नहीं करेंगे मेरे पार्टी के लोग, तो कैसे दबाव कहीं तो बनाना पड़ेगा। तो वो दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। और उसके नतीजे में कल रात जब इनका क्लैश हुआ वहां पुलिस के साथ, तो पुलिस ने जो इनके ऊपर केस दर्ज किया है उसमें दंगा, आतंकवाद की धाराएं तो वहीं, उसके अलावा दंगा करना, हत्या के प्रयास करना, पेट्रोल बम से पुलिस के ऊपर हमला करना, कांच, ईंटें, पत्थर, कांच के टुकड़े ये पुलिस वालों पर फेंकना, ये आरोप लगाए गए हैं इनके ऊपर। और सरकार और राज्य के खिलाफ नारे लगाना, पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाकर माहौल बिगाड़ना, जिससे आम लोग परेशान हुए। और पुलिस ये दावा कर रही है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की आधिकारिक ड्यूटी में बाधा डाली और पत्थरबाजी की और कांच की बोतलें उनके ऊपर फेंकी। एफआईआर दर्ज करते ही पुलिस ने इमरान के 14 समर्थकों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब आसिम मुनीर के इस तानाशाही रवैये की वजह से इमरान खान के समर्थकों में और ज्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन मैं आपको अब दिखाता हूं जो पाकिस्तान के लोग खुलकर बात करने लगे हैं। ये जो कुछ इनके साथ हुआ, इसको सिवाय डिक्टेटरशिप के या तानाशाही के और क्या कहा जा सकता है। जो भी वो फैसले वहां पर कर रहा है, आसिम मुनीर ही सारे फैसले कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत वर्दी वाले देखे, बहुत बड़े जनरल आए हमारे यहां डिक्टेटरशिप, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा कोई जो ये कर रहे हैं, जो आसिम मुनीर कर रहे हैं। अब जो आदिल राजा हैं, इनके एक पूर्व सैनिक हैं, विदेश में रहते हैं, इनका भी वारंट निकाला हुआ है, प्रत्यर्पण की उनकी अर्जी दी हुई है इनकी सरकार ने। इन्होंने कहा कि आज के हालात को देखकर दुख भी आता है और गुस्सा भी आता है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का नया जियाउल हक बनना चाहता है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान का नया जियाउल हक बनने जा रहा है, बनना चाहता है? क्या हम फिर से मार्शल लॉ की डस्टी हिस्ट्री रिपीट होती देख रहे हैं? बस यूनिफॉर्म जो है वो सेम है, मेथड अपग्रेडेड हो गया है, हाइब्रिड मेथड हो गया है। ये वार्निंग है। तारीख एक दफा फिर से दोहराई जा रही है पाकिस्तान की, और जाहिर बात है कि गुस्सा आता है देख के कि यार ये कितना हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अब इन्होंने ये बात कही कि वो जियाउल हक बनना चाहता है, बस फर्क इतना है कि इस बार थोड़ा तरीका बदल दिया। वो सीधे था मार्शल लॉ, इसने ये हाइब्रिड मॉडल है। एक दूसरे पत्रकार हैं वकार मलिक, वो कह रहे हैं बहुत आए बहुत गए, लेकिन मुनीर ने अकेले सबकी कमी पूरी कर दी। पाकिस्तान को डुबोने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर जर्नैल ने अपने अपने दौर में जुल्म किए हैं, इस कौम को लूटा है, हमारा मुस्तकबिल छीना है, हमारी औलादों का मुस्तकबिल छीना है। लेकिन जो ये बंदा कर गया है और कर रहा है, ये सब ने मिला के भी नहीं किया। ये शख्स ऐसा है कि इसने पाकिस्तान को डुबोने की कोई ऐसी कस्में खाई हुई हैं, वादे किए हुए हैं कि ये हालात को नॉर्मलाइज नहीं होने दे रहा, बल्कि इसने डबल गियर लगा दिया है। तो क्या ऐसा है वाकई में? आप सब लोगों ने सारी पाकिस्तान की हिस्ट्री सब जानते हैं, सर तो पाकिस्तान कितनी बार गए भी हैं। ये कहना पाकिस्तान के लोगों का कि ये आज तक का सबसे खूंखार तानाशाह साबित हो रहा है आसिम मुनीर, जियाउल हक बनना चाह रहा है। जियाउल हक बनना, जियाउल हक का बड़ा नाम है यदि आप उस तरह से देखें, तानाशाही के तौर पे, मार्शल के तौर पे, फौजी के तौर पर। लेकिन आसिम मुनीर खूंखार से ज़्यादा
पाकिस्तान को डुबोने की पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आप सोचिए इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम लोग रोजाना चर्चा करते हैं, पख्तूनख्वा की करते हैं, सिंध में भी अब तो कल परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहाँ हो रहा है, इस्लामाबाद में लोग पहुँच रहे हैं, अडियाला जेल के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस सब से पाकिस्तान किस स्थिति में पहुँच गया, अमेरिका का जो दबाव आपको वहाँ दिखाई दे रहा। अभी कल हमने चर्चा ही की थी कि वो गाजा में जो वो मैं भी सुनाता हूँ अभी आपको, आगे उस पे भी है तो कुछ। वो सब मिलाकर पाकिस्तान किस स्थिति में पहुंच गया। और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जहां मैं जाता हूं वहां लोग सोचते हैं कि भाई लेने के लिए आए हैं। जब उन्होंने कहा कि ये जियाउल हक बनना चाहता है, जियाउल हक पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन करने वाला आदमी माना जाता है, और पाकिस्तान आर्मी का भी। बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी। तो उन्होंने तो पहले दिन ही कहा, जब हमने सबसे पहले चलाई थी आसिम मुनीर की बाइट, कि भाई ये 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से हम लोग हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, मुसलमानों को लेकर। इस्लामाइजेशन तो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाइजेशन का दूसरा पक्ष भी तो देखिए, पठानों के साथ जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी है। और ये जो घटना हुई है अभी वाली, जो इमरान साहब की बहनों के साथ, ये सब मिलाकर का चार्ज, हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो आतंकवाद का चार्ज, वो सब उनको उस खतरनाक, और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेना। प्रधानमंत्री इस समय वहां पर केवल कठपुतली के तौर पर है। आप इस तुलना को ठीक मानते हैं, जियाउल हक और आसिम मुनीर वाली तुलना? करीब करीब उस दौर में पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक बार वो जरा तस्वीर दिखाइएगा आदिल राजा की, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। आपकी वजह से शायद वहां तक पहुंच गया उनका नाम। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, वो आप इस, मैं अभी जो आपको वाकया बताने वाला हूं ना, कैसा बेगैरत और बेशरम मुल्क होगा जो ऐसी बात करेगा। इस आदमी की बात कर रहा हूं, आदिल राजा। ये पाकिस्तान की सेना में मेजर था, रिटायर हो गया, फिर इसने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोलना शुरू किया। कोई भी सेंसिबल आदमी होगा तो वो पाकिस्तान की सेना को गाली ही देगा, इसने भी देनी शुरू की। फिर इसके ऊपर जब आप एक्शन हुआ होगा तो ये विदेश चला गया, ये विदेश में चला गया। अब 2 लोग हैं वहां पर ऐसे, एक ये आदमी चाहिए पाकिस्तान की, आसिम मुनीर को ये स्पेशली ये आदमी चाहिए क्योंकि ये खूब बोलता है उसके खिलाफ, और एक दूसरा आदमी है जो इमरान खान की सरकार में मंत्री था, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन अक्सर आप कभी टीवी पर अब दोबारा मौका आएगा तो दिखाऊंगा आपको कि ये वो थे। ये लोग खूब बोलते हैं। तो ब्रिटेन की सरकार ने, आपको मालूम है ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चलता है, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। वो ग्रूमिंग गैंग क्या है, ये यहां से पाकिस्तान से जाते हैं वीजा लेकर वहां पर कि मुझे हमें शरणार्थी बना लो, हमें ये कर दो, हमें शरण दे दो, और वहां जाकर गोरों की, वाइट्स की 12-12, 13-13, 14-14 साल की बच्चियों को रेप करते हैं। वो पता नहीं कैसे लोग हैं कि जिन्होंने रेप को ग्रूमिंग नाम दिया हुआ है, मगर इट इज रेप। और ऐसे दर्जनों स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं, दर्जनों। आपके फोन पे वीडियो आते होंगे, किसी ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया, बच्ची को, लड़की ने बच्ची को मिलने के लिए बुलाया किसी पाकिस्तानी ने, और फिर वहां लोग उसको पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस को बुला के उसके हवाले करते हैं। वहां पर 2 पाकिस्तानी ऐसे उन लोगों ने पकड़े जिन्होंने पकड़े जाने के बाद अपने पासपोर्ट फाड़ डाले। क्योंकि पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप चलती है, तो आप इंग्लैंड के भी निवासी हो सकते हो, यहां के भी हो सकते हो। तो उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़ दिए, या किसी ने कह दिया कि जी मैं तो पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ चुका हूं। तो अब जिस आदमी के पास नागरिकता नहीं है उसको डिपोर्ट कहां करोगे? तो उन लोगों ने पाकिस्तान की सरकार से एक आग्रह किया कि ये 2 लोग बहुत कुख्यात हैं, उन्होंने हमारे यहां बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है और हम चाहते हैं कि इसको तुम अपने देश में वापस ले लो। इन्होंने शर्त रख दी कि हम ये रेपिस्ट को वापस तब लेंगे जब उनके साथ इन 2 बंदों को भेजोगे। क्या बेशर्मी की इंतहा है ये, सोचिए आप। कैन इमेजिन कि कोई आप क्या समझते हैं इससे ज्यादा तानाशाही क्या होगी? बेशर्मी, बेगैरती है सर। हाँ, बेगैरत लोग। अच्छा, अब मैं आपको सुनाता हूं जो दूसरा मामला चल रहा है इनका, जो आप जिसका सर ने जिक्र किया कि ट्रंप ने खेल कर दिया आसिम मुनीर के साथ। अगली वाली खबर पे अब ये पाकिस्तान के पत्रकार ही इस बात को कह रहे हैं कि मुनीर के साथ तो प्रैंक हो गया भाई, ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर इनके साथ खेल कर दिया। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान में लोग अब बिल्कुल बट चुके हैं और पाकिस्तान में खूब खून खराबा होगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर है। वजह क्या है? गाजा। आप पहले इनकी बात सुनिए। जाहिर है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो वहां पर इस तरह से फौजियों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बात भी तो चल रही है कि हमास के लोगों से हथियार लिए जाएंगे या उनको लड़ने से रोका जाएगा। तो जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त लोग डिवाइड हुए हैं और कुछ लोगों का ख्याल है, एक बड़े सेक्शन जो है उसका ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान के साथ तो प्रैंक हो गया। ट्रंप ने और नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना पीस प्लान शेयर किया। पाकिस्तान को यह बताया गया था कि जी ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले
उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए, वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो हैं ये घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं। मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हुआ क्या, कि ये किस तरह चीज जो है वो चल रही है, ठीक है ना। तो ये क्रैक्स आने शुरू हो गए। अब तो ये कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर के साथ प्रैंक हो गया कि गाजा में सेना भेजेंगे ये 8 मुस्लिम देश बिना हमारे यहाँ जब म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट चलता है ना, तो उसके एंड में डिस्क्लेमर आता है, टीएनसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मार्केट वो जिस रफ्तार में बोलते हैं वैसे तो ही वही हो गया इनके साथ, प्रैंक हो गया। वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी नहीं, अब उसमें ये डाल दिया क्लॉज कि ये 8 देश अपनी सेना भेजेंगे, और सेना भेजेंगे हमास को डिआर्म करने के लिए, हमास के हथियार छुड़ाने के लिए। कह रहे हैं कि हमारे तो देश में हमने गाजा के नाम पे लोगों को इतनी चूरन बेची है, हम कैसे वहां हमास के खिलाफ हम अपना सैनिक कैसे खड़ा कर दें। यही माफी मांगने के लिए हमने कल आपको बताया था कि मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस जाने वाला है तीसरी बार। तो इसलिए कि उन्होंने शब्द बड़ा मजेदार यूज किया, प्रैंक हो गया आसिफ मुनीर के साथ। समीर जी देखिए, आसिफ मुनीर के साथ सामने तो एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। अगर वो भेजेंगे तो जनता के जूते खाएंगे पाकिस्तान के अंदर, अगर वो नहीं भेजते हैं तो ट्रम्प उनको सबक सिखाएंगे। तो अब उन्होंने सोचा कि भाई ये बचने का एक ही तरीका है कि जाके मैं ट्रम्प साहब के हाथ पे पढ़ लेता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि साहब मुझे इससे बचाओ, इसके बदले आप कोई बड़ी डील कीजिए, मैं आपको साइन करके देने को तैयार हूँ। बस सेना मत मांगिए कि जो वहाँ पर जाकर इस तरह का काम कर सके। मुझे अभी लंबे समय तक रहना है, अभी तो मैंने 27 संविधान संशोधन करवाया है, इतनी ही जल्दी अब मेरी वहाँ कब्र खुदवाने के लिए क्यों तुले, मुझे कुछ आनंद लेने दो। तो मुझे लग रहा है वो जाएंगे, जनवरी में उनको जाने का चल रहा है, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, और वो एक कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रम्प भी अब मानेंगे, ट्रम्प भी कहेंगे कि अब तुम कमांडर बन गए हो, अपने देश की जनता को तुम समझाओ, सेना तो तुमको भेजना पड़ेगा। कैसा फील्ड मार्शल है ये मुझे 10,000 की सेना नहीं दे सकता। नहीं, उसको पता है 10,000 वहां भेजेगा तो 10 लाख सड़कों पे उतर के आ जाएंगे उसके खिलाफ, उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो अब मुनीर साहब को समझ में आ रहा है कि सिर्फ संविधान संशोधन करने से राजा नहीं बना जाता, जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया, उसको हमें आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो अभी शुरुआत में एक पत्रकार ने ये कहा था ना कि ये पाकिस्तान को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा आसिफ मुनीर, उसका एक और आपको प्रमाण देता हूं मैं। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू कर दी। इन्होंने पहले अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर पर गेट्स थे वो बंद कर दिए कि अब हम व्यापार नहीं करेंगे। अफगानिस्तान ने कहा अब तुम खोलोगे भी हम तब भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ व्यापार, और उन्होंने सब बंद कर दिया। इनके यहाँ से फ्रूट खरीदने बंद कर दिए, दवाइयां खरीदनी बंद कर दी, सारा व्यापार बंद, कोई बिजनेस नहीं होता अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वो तालिबानी लोग, पठान लोग वो अड़ गए कि अब तो नाक की बात है, अब इस देश से नहीं करना व्यापार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी क्या है, लेकिन केवल अफगानिस्तान से व्यापार बंद होने से $4.5 अरब का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को, और ये अभी दो ढाई महीने की डेवलपमेंट है। 4.5 अरब का नुकसान हो गया। अब आप कहेंगे 4.5 अरब आप भारत के साथ सोचते तो हमें कुछ नहीं लगता। वो 3 बिलियन के लोन के लिए तो IMF के सामने जाके गिड़गिड़ाता है, 1 बिलियन के लोन के लिए। अभी पानी की परियोजना के लिए एक यूरोप के देश से $500 मिलियन का लोन लेके आया है पाकिस्तान, $500 मिलियन का लोन लेके आया है। तो उसका $4.5 अरब डूब जाए तो ये तो उसकी बहुत बड़ी बात है उसके लिए। ये हुआ। अब मैं इसमें जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कंगाली में आटा गिला, वो आप देख लें उसमें क्या हुआ। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, जो कुल कर्ज है, वो है $133 बिलियन, $133 अरब। इनको अकेले 2025-26 में इसमें से कितना लौटाना है, इनकी देनदारी कितनी बनती है, $26 बिलियन। अब पता लग रहा है ना आपको 4.5 बिलियन की चपत कितनी बड़ी होती है। उसको $26 बिलियन कर्ज चुकाना है। कर्ज नहीं दे रहा है, वो कर्ज का इंटरेस्ट दे रहा है। ये कर्ज का इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते उसका $26 बिलियन है जो उसको अगले 1 साल में देना है। ये इसके पाकिस्तान की केंद्र सरकार की कुल कमाई का 43% है, 43% केवल और केवल लोन के इंटरेस्ट की भरपाई। और उसमें भारत ने जो पलीता लगाया है इनका कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मिसाइलें जहां जहां गिरी, उनकी मरम्मत में $1.5 अरब $1.5 बिलियन की लागत पाकिस्तान को आ चुकी है।
अब आप इमेजिन कीजिए ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए की चपत थी, और ये सब आसिम मुनीर का किया हुआ। नहीं देखिए, एक तो एक कि आप सबने कहा कि जियाउल हक, और जियाउल हक को उस समय बड़ा सम्मान था वहाँ, ये इसको आप समझिए। अब सम्मान मतलब चाहे जैसे आप देखिए, लेकिन जियाउल हक के पीछे पाकिस्तान की आवाम वो मानती थी कि जियाउल हक बहुत कुछ उनके लिए करने जा रहे हैं। आसिम मुनीर के साथ ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर को ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, और पहली बार होगा कि इस तरह से सीधे सीधे सेना के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन इतना ज़्यादा हो रहा है। छिटपुट पहले भी होते रहे और इमरान खान ने उसको हवा दी, एक तरह से कहें कि इमरान खान उसके अगुआ नेता हुए, लेकिन आसिम मुनीर को बड़ा वर्ग मानता है कि ये किसी काम का नहीं, ये सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर रहा है, ये देश को बर्बाद कर रहा है। और आप जरा सोचिए, जब उन्होंने वो बयान भी दिया था उसके बाद भी कहाँ कोई ट्रैक्शन मिला। जब उन्होंने कहा था कि ये कश्मीर थ्योरी जब दी थी, जब कहा हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हमारे वो भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस पर मदद करेंगे, उसको कोई मदद नहीं मिली। अब पाकिस्तान जहां खड़ा है वहां बर्बादी की तरफ वो बढ़ रहा है। और देखिए, अगर अफगानिस्तान दरवाजे बंद करने लगे तो फिर आप कल्पना कीजिए, यहां से आप सोचिए कि क्या स्थिति है। और आप लोग कह रहे थे कि गाजा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब देखिए, वहां डर लगता है आतंकवादियों से सरकार को, तो हमास से तो वो भी डरते हैं ना। जब उनको मौलाना मसूद अजहर चला लेता है, जब वो कौन लखवी था वो चला लेता था, जब वो जितने उनके हैं वो उनसे जब सेना और आईएसआई डरती है, तो हमास तो उसका बहुत अपग्रेडेड वर्जन है, तो वो तो वहां जाते हुए डर रहे हैं। असली मसला ये है, वो कोई मुसलमान के लिए, इस्लाम के लिए नहीं डर रहे हैं। उनको लग रहा है हमास इनको चिथड़े कर देगा, उड़ा देगा, बड़ी पिटाई करेगा, उस डर से जा रहे हैं। तो उनको लगता है वहां भी पिटेंगे और यहां पाकिस्तान की आवाम भी उनके पीछे दौड़ पड़ेगी। तो दोनों तरह से हो, तो कहते हैं ना इसे अपने यहां अलग अलग शब्दावली होती है। तो अभी आसिम मुनीर डबल डर में है, तो डबल डर उसको डराए हुए। अरे वैसे सर, एक इंडस्ट्री है प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के पास बड़ी, आप कहेंगे आतंकवाद, उससे बड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नहीं, लेकिन वो है, ये बता दो इसके बाद, बस थोड़ा सा डेटा ही है, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान के ऐसे खबरें मिलती है। ये जो इंडस्ट्री है, ये भिखारियों की इंडस्ट्री। अब इसको आप यूँ मत, ये सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मुझे मजा आता है पाकिस्तान की बेइज्जती करने में, तुम्हें इसीलिए केवल एक खबर आपको, लेकिन एक फैक्ट है। नहीं, मजा तो आपको आता है, हमको भी आ रहा है, हाँ, लेकिन फैक्ट भी, ये फैक्ट है, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन मजा तो मुनीर साहब को भी आ रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हो कमाल। अलग अलग देशों से इसी साल 51,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के आरोप में अलग अलग देशों ने निकाल दिया है। 51,000 लोगों को। सबसे ज्यादा कार्रवाई सऊदी अरब ने की है, जहां से 24,000 लोगों को भीख मांगने के आरोप में पाकिस्तान वापस भेजा गया। यूएई ने 6,000 लोगों को भेजा, अजरबैजान ने 2,500 लोगों को भेजा, और भी देश है जहां से हजारों पाकिस्तानियों को इसी तरह निकाला गया। इससे पहले मई में इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भीख मांगने की समस्या हमारी बड़ी गंभीर हो गई है, जिससे पाकिस्तानियों के लिए दूसरे देशों में वीजा लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करीब कितने समझते हैं लोग भीख मांग रहे हैं? 2.2 करोड़ लोग भीख मांगते हैं। आबादी, टोटल आबादी 24 करोड़ है, उसमें से 2.25 करोड़ वो कह रहे हैं भिखारी हैं। इसकी सालाना इंडस्ट्री कितने की है ये भिखारियों की? 42 अरब रुपए की, 42 बिलियन रुपीस की भिखारियों की कमाई होती है। कराची, लाहौर जैसे शहर में 2,000 रुपया पर डे, 60,000 रुपया महीना कमाते हैं। इस इंडस्ट्री में शामिल लोगों की संख्या कुछ अनुमानों के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख के पार, मतलब 4 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच चुकी है। और मैंने तो ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं कि पाकिस्तानी जहाज में बैठे हैं सऊदी अरब के, और वो प्लेन में भीख मांग रहे हैं। हाँ। ऐसा वीडियो भी मैंने देखा। पाकिस्तान में एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख देता है क्या? इतना 60,000 रुपए महीना नहीं। अच्छा, ये मैं खबर पढ़ रहा हूं। अच्छा, इसमें बिल्कुल नहीं, मैं, आप कहेंगे ना, आप अगर कहेंगे मैं स्टोरी का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। ये स्टोरी मेरे हाथ में है, वो खबर जो है वो, इसकी लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं सर। आप लास्ट लाइन पढ़ दो और आपको मजा ना आए ना, पैसे वापस, ठीक? वो भी बोले जाएंगे, आप ये मत करिए। लेकिन ये खबर गलत है। एक मैं ये कह रहा हूँ, ये खबर गलत है, क्योंकि गलत खबर है ये। शहबाज शरीफ को तो किसी ने नहीं निकाला, वो भी लिखा है इसमें। सुनिए तो लास्ट लाइन जो है स्टोरी अखबार में छपी खबर क्या कह रही है, कोट किया है उसने पाकिस्तान की भिखारी को। इसमें लिखा है, वन बेगर रिमार्क्ड। आप पढ़ लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, देख लो आप, पढ़ लो। पाकिस्तान वन बेगर रिमार्क्ड सिंस, सुनिए, वन बेगर रिमार्क्ड, since when has begging become a crime in Pakistan? We will stop begging the moment our government stops begging from IMF.
क्या बात है, वाह वाह। इसीलिए मैंने कहा ये तो जो है ना, ये तो मतलब ये तो ठीक बात है ना भाई, क्लासिकल है। बड़ा भिखारी छोटे भिखारी को कैसे मना कर देगा? नहीं कहते तुम तो इंस्टीट्यूशनल भिखारी हो। भिखारी तो भिखारी है, भिखारी तो इसमें भिखारी। बड़ा छोटा क्या भेदभाव नहीं होना जब चाहिए। देसी भिख मंगा है तो हम 20% लोग हो गए करीब करीब। 20% आबादी होगी। नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको अपने अधिकारों का पूरा ध्यान। बोलिए। नहीं, महत्वपूर्ण बात है कि देखिए आखिर कौन मुस्लिम कंट्रीज से है जो गाजा में जाकर के लड़ने के लिए तैयार होगा, या गाजा में हमास को डिसआर्म करने की क्षमता किसमें होगी? जो मोटा मोटी आप देख रहे हैं, एक इजिप्ट एक बहुत बड़ा नेशन है जिसके पास उसकी अपनी आर्मी है। इजिप्ट जो है वो 1967 के आसपास के समझौता कर लिया है इजराइल के साथ, और उसके बाद उसके बेहतरीन रिश्ता है। अब वो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में लगा हुआ है। वो इस्लामिक वर्ल्ड का नेता उता बनने से वो अपने आप को किनारा कर लिया है। कौन? इजिप्ट, मिस्र की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा बड़ा इराक, ईरान और ले दे करके रह गया पाकिस्तान। इसके अलावा और कौन सा ऐसा बड़ा देश है? क्या कतर वहां अपनी सेनाएं भेज सकता है? क्या सऊदी अरब अपनी सेनाएं वहां भेज सकता है? कोई भी उनसे रिश्ते खराब करना नहीं चाहता है। तो सर ये तो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का सवाल है। नहीं, जो पाकिस्तान नहीं समझा इस बात को। मैं वही कह रहा हूं ना। अब इस पूरे दाव पेच में फंसा कौन? इस पूरे दाव पेच में पाकिस्तान फंसा है। अब पाकिस्तान के लिए चूंकि पीस प्लान को अप्रूव कर दिया है, ट्रंप को उसको किसी तरीके से अपने पास लाना है, तो जिसे अब न कहते हैं न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। मुझे लगता है कि कुछ भी हो पाकिस्तान की सेनाएं वहां जाएंगी। जो मुझे लगता है कि ट्रंप का जो रवैया है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने विली का वो इंटरव्यू कल 2 दिन पढ़ा था, एक बार वो ठान लेते हैं कि ये करना है तो फिर करना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पाकिस्तान वहां पर सेनाएं भेजेंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, और वहां उसके यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान के अंदर मुरीन के खिलाफ जो है वो एक अभी आपने जिनका नाम लिया, उन्होंने एक्चुअली चीफ ऑफ व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ है सूजी वाइल्स। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, शायद वो रिटायर होने वाली हैं या छोड़ने वाली हैं वो पोस्ट, तो उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। अब उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जिनको अब वो डिसोन भी नहीं कर पा रही हैं। जैसे ट्रंप के लिए उन्होंने कह दिया कि ही हैज एन अल्कोहलिक पर्सनालिटी। जो शराबी लोग होते हैं वैसी पर्सनालिटी है ये, जबकि वो टी टोटलर है, ना वो सिगरेट पीते ना शराब पीते। फिर ये बात भी उन्होंने कही कि ट्रंप को लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ये है ट्रंप का कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको ट्रंप की कुछ खरी खरी बातें सुनाता हूं। ये ऐसी बातें भी दुनिया में बहुत लोग खुल के नहीं कर पाते, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इसको लेकर उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद ये शब्द इस्तेमाल किए और कहा कि दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर एक यहूदी फेस्टिवल के दौरान इस्लामिक स्टेट से जुड़े 2 आतंकवादी बाप बेटे की जोड़ी ने 15 लोगों को मार डाला था। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी त्योहार की तीसरी रात व्हाइट हाउस में उत्सव के दौरान सबसे पहले तो बॉन्डी बीच के पीड़ितों को, परिजनों को श्रद्धांजलि दी और साथ साथ कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ जाए। तुलसी गबार्ड जिनकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा कि आतंकियों का मकसद केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अमेरिका समेत पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। यह भी बड़ी खरी खरी साफ साफ बात बोल रही है। और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। और तुलसी गबार्ड ने तो यह कहा कि कई देश हैं दुनिया के जो शायद अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, वहां शायद अब वो ना रोक पाएं उस आतंकवाद की तेज रफ्तार को, लेकिन अमेरिका को अभी भी बचाया जा सकता है। यूरोप की उन्होंने बात की, यूरोप में बहुत से देश अब उस सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका को बचाया जा सकता है। सुनिए ट्रंप की बात। The love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift
recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. इनके शब्द हैं रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। और उससे पहले अगर आपने नोट किया, उन्होंने एक बात कही जो शायद उनकी स्क्रिप्ट में नहीं थी, वी डोंट लर्न, कि हम सबक नहीं लेते, दुनिया सबक नहीं लेती, वरना ये इलाज पहले किया जाना चाहिए था। सर क्या कहेंगे ट्रम्प की बात पर? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका में जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या नहीं है। 2.3% के आसपास की वहाँ पर जनसंख्या है, मुस्लिम आबादी। और यूरोप के मोटा मोटी देश जो हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि वो नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है, ऐसा नहीं है। कोई भी देश यूरोप में मुसलमानों की आबादी 10% से ऊपर नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है जो है वो फ्रांस के अंदर। सर मैं एक चीज़ कह दूं, क्योंकि फिर इस पर विवाद होगा। तो सवाल मुस्लिम आप अगर आप इसको काउंटर करना चाहें तो कीजिएगा। बिल्कुल। ये सवाल मुस्लिम आबादी का नहीं है। मुस्लिम आबादी तो हमारे यहाँ 15% है, हो सकता है और ज़्यादा हो गई हो। मुस्लिम आबादी का वो जिसको उन्होंने रेडिकल इस्लामिक तबका बोला ना ट्रंप ने, प्रॉब्लम वो है। तो दुनिया में बहुत से मुस्लिम देश पीसफुल हैं भाई। अरब कंट्रियों में तो कोई आतंकवादी वारदातें नहीं होती, मतलब लंबे लंबे वक्त तक नहीं होती। सो जनरलाइज ना करें, मैं ये इसलिए सिर्फ मैंने इतनी बात कही। सीधे आबादी से जोड़ेंगे तो जब इसका आप पैटर्न देखेंगे सौरभ जी, तब आपको पता लगेगा कि इसका डेमोग्राफी से क्या रिश्ता है। जैसे ही ये मुस्लिम आबादी बढ़ती है, मुस्लिम पॉकेट्स बढ़ते हैं। आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं था। आज से 20 साल पहले वो ब्रिटेन में भी नहीं था। आज से 20 साल पहले जो आप सोच सकते थे क्या कि जर्मनी में ये सब चीज़ें हो जाएंगी? आज से 20 साल पहले आप सोच सकते थे कि नहीं, फ्रांस में तो था, पेरिस सबर्ब में दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं। लेकिन फ्रांस और पोलैंड, एक दो देश छोड़ दें तो बाकी ऐसा कोई देश ऐसा नहीं था जहां पर आबादी बढ़ती है तो रेडिकल भी उतना ही बढ़ता है। मैं नहीं ये कह रहा हूं, रेडिकलाइजेशन है, साथ साथ जब आबादी बढ़ जाती है तो उसके साथ वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि सेकुलरिज्म हमारे यहाँ देश में क्यों वो बार बार बात करते थे, क्योंकि हमारे देश पर राज करना था। यदि सेकुलर नहीं होते तो उनको हम पीट करके भगा देते। अब अपने देश में उसी सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करने के लिए तैयार हैं। वो मल्टीकल्चरिज्म फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। उनको अब नहीं चाहिए कि एशिया से लोग आए, उनको अब नहीं चाहिए कि मुस्लिम कंट्री से लोग आके, उनको नहीं चाहिए कि अब अफ्रीका से जो है वो मुसलमान आकर। हमारे देश में कहा जाता है हम भी आतंकवाद पीड़ित हैं। इन्हीं शब्दों में क्या इसको 2 लाइन डिफाइन किया जाता है? 2 लाइन सिर्फ बोल देना चाहता हूं। यूरोप इस चीज को पहले नहीं सीखा था, यूरोप इस चीज को अब पहचान गया है। अमेरिका पहचानते हुए भी ट्रंप से उम्मीद थी कि जब उनका सेकंड टेन्योर होगा तो जिस प्रकार से खुलकर वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलते थे वैसा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुनीर को ही गले लगा लिया। बांग्लादेश पर उनकी चुप्पी, क्योंकि उन्होंने कहा वी डोंट लर्न, हम नहीं सीखते हैं, तभी ये वारदातें बार बार हो रही हैं। हम सीख गए क्या हम जो समस्या है कम से कम उसको उसी नाम से पुकारने लगे? नहीं, बिल्कुल हम सीख गए हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी होती है तो एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा आपको दिखने लगे कि, लेकिन बदलता हुआ तो दिख रहा है ना आपको। देश के भीतर ऐसी आवाज़ें अब बहुत खुलकर बोलने लगे हैं ना। अब बहुत से मुसलमान भी कहते हैं ना कि ये रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस से इंस्पायर्ड टेररिज्म है। इसमें कोई बचता नहीं है ना। भारत के टीवी चैनल पर मुसलमान खड़ा होकर ये बोलने लगे, ये कहां होता था? अब तो कई स्कॉलर भी आकर कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में गड़ाए रहे तो जिस दिन हमारा विनाश जल्दी होगा और हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अब ये लोग कहते हैं ना कि पहलगाम और बोंडाई बीच के बीच जो कहते हैं कि कोई अंतर नहीं, दोनों जगह रिलीजन हिंदू था, यहूदी था। तो जहां कोई अच्छा होगा वहां अहमद अल अहद का वो जाकर लोग, वहां का प्रेसिडेंट था, वो तारीफ भी करेंगे। आपने पता नहीं वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, मुझे लगता है आपने देखा होगा। हमारे यहाँ की एक मुस्लिम महिला बड़ी चर्चित पत्रकार है, उन्होंने एक वीडियो बना करके ये कहा, सुनिए, उन्होंने कहा कि इस बॉन्डी बीच के कत्लेआम की आड़ में एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है और ये जो किया गया, उन्होंने ऑब्वियसली इसको आतंकवाद कहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने इसको टेररिज्म नहीं कहा, उन्होंने टेररिज्म ही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ यहूदियों और इजराइल समर्थक लोगों की कार्रवाई का एक जवाब है। सौरभ जी, रेडिकल इस्लामिस्ट महिला को आप किसी पत्रकार के तौर पर
मुस्लिम महिला के तौर पर ऐसे मत कहिए। ये रेडिकल इस्लामिस्ट महिला है। मुस्लिम महिला वो थी जिसको हिजाब न पहनने पर उसको और उसकी बच्ची को उसके पति ने मार दिया, वो मुस्लिम महिला थी। वो जो महिला है, अगर उस हिसाब से देखें तो जितने कहा जाता है, जो मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं तो जॉर्डन के प्रिंस को और उनके परिवार को देख रहा हूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बंदिश सब जगह होती होगी, लेकिन जितने तरह की बंदिशें महिलाओं पर हैं, उस महिला को तो जीना मुहाल हो जाएगा, तो घुट घुट के दम घुट के मर जाएगी। वो जिन कपड़ों में रहती, मैं तो किसी का भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह की वो रेडिकल इस्लामिक बात करती है, कट्टरता बढ़ाती है, वो पत्रकार नहीं है और उसका पूरा एजेंडा भारत विरोधी होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं एक दूसरे विषय पर लाना चाह रहा था ट्रंप की बात से, क्योंकि ये जुड़ती है, क्योंकि ये यहूदियों पर हमला था। अब अगली बात जो ट्रंप कह रहे हैं उसको सुनिए आप, और इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने को। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश में यहूदियों का वर्चस्व हुआ करता था, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी थी ज्यूज की अमेरिका में। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन में आज से 10, 12, 20 साल पहले, 15 साल पहले, वॉशिंगटन का मतलब उनको होता है अमेरिका, कि एक बहुत मजबूत ज्यू लॉबी थी। लोग कहते थे कि देश ही ये ज्यू लॉबी चलाती है। वो फाइनेंशियली इतने सुपर 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 पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज वो लॉबी वो नहीं रह गई। आज हमारे देश में एंटी ज्यू, एंटी सेमिटिज्म लॉबी वो ज्यादा हावी हो गई। And I will say, you know, if you go back 10, 12, 15 years ago at the most, the strongest lobby in Washington was the Jewish lobby. It was Israel. That's no longer true. You have to be very careful. You have a Congress in particular which is becoming anti-Semitic. You have AOC +3. You have those people, Ilhan Omar, she hates Jewish people. And you have to be very careful because there's been a big change. अब जो ये ट्रम्प बात कर रहे हैं, उन्होंने ये लॉबी की बात की, बात सही है। हम सब इस चीज को पढ़ते आए कि अमेरिका में ज्यू लॉबी बहुत स्ट्रांग थी। वो इजराइल की आखिर इतनी रक्षा क्यों करता है अमेरिका, किस लिए करता है? उसको इजराइल कहाँ, वो अमेरिका कहाँ, इसके लिए वो जंगें लड़ लेता है। इजराइल के लिए हथियारों में अरबों रुपए खर्च देता है ज्यूज उस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वो कम्युनिटी उसके अपने देश में इतनी मजबूत है। तो मैं पूछ रहा हूं कि वो लॉबी, लोग कहते हैं आज हमसे मजबूत लॉबी तो पाकिस्तान बना लेता है। बिल्कुल ठीक, हम क्यों नहीं, हम वो लॉबी हम क्यों नहीं बना पाए? नहीं, हमारी लॉबी भी बन रही है, उस तरह से एक मजबूत काम हुआ है और हिंदुस्तानियों का जो वर्चस्व बढ़ा है पूरी दुनिया भर में, केवल अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में बहुत अलग तरीके से बढ़ा। और ये भी होता है वक्त के साथ लॉबीज बदलती हैं, कौन कौन सी लॉबीज़ कहाँ पर रहती हैं, उसके साथ डेमोग्राफी भी बदलती है, डेमोग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल और मनी पावर भी बदलती है। हिंदुस्तान की भी मनी पावर और पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ी है और हम एक्चुअली क्या कि हम वर्चस्व को दूसरे तरीके से, हमारे जो बिहेवियर है ना वो वर्चस्व वाला नहीं है, समरसता वाला है। ज्यूज का है, ज्यूज तो उस वहां पर शुरुआती दौर से बहुत लंबे समय तक रहे और पावरफुल लॉबी के तौर पर रहे। वैसे टाइम नहीं था इसमें, सुना है नहीं, बयान मैंने रखा हुआ था। नेतन्याहू ने तो ये कहा कि अमेरिका बनाया हमने, ज्यूज ने नहीं। ज्यूज सुपर स्ट्रांग पावरफुल लोग हैं, लेकिन इसको यूँ समझना चाहिए। जैसे एक बात और मैं कह दूँ, रेडिकल इस्लाम पर हम लोग बात कर रहे थे, ट्रंप साहब को तो खुद को तो याद रखना चाहिए, खुद तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो रेडिकल इस्लाम पर काम नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सबसे ज्यादा रेडिकल कंट्री तो फिर वो किसके लिए बात कर रहे हैं? अब मैं फिर से वही बात याद दिलाता हूं कि 2000 जब ट्विन टावर पर हमला हुआ, उससे पहले भारत कहता था कि आतंकवाद दुनिया भर की परेशानी है, लेकिन अमेरिका कहता था कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। और अभी पहलगाम की घटना हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल टेररिज्म का वो है हिस्सेदार। तो क्या पाकिस्तान को अमेरिका उस तरह से देख रहा है? तो केवल कभी किसी दिन ट्रंप साहब किसी बात पर नाराज होते नहीं होते। और ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच की घटना हुई तो उसमें भी आप जोड़ लीजिए कि जिन्होंने मारा वो लोग रेडिकल इस्लाम वाले लोग हैं, और जिसने उसको मारने के लिए कोशिश की वो भी मुसलमान है, बचाने वाला जो है। तो इसलिए सब चीजों, लेकिन आप एक बात आप गौर कीजिएगा, हमारे देश में बड़े लंबे अरसे तक धर्म का नाम लेना भी एक सिविल डिस्कोर्स नहीं माना जाता था। सही कह रहा हूं सर कि धर्म लेके क्यों नाम लेके क्यों बात करते हो यार, ये हिंदू मुसलमान? और हमारे प्रोफेशन में तो बिल्कुल भी नहीं था। सही में वो नहीं कहा, आपको याद है? ऐसा नहीं होता था। क्यों? बात तो सुन तो लीजिए, मैं गलत सही पुजारी फलाना सुनिए तो सही। मैं जिस सेंस में कह रहा हूं, इन्होंने कहा ज्यू लॉबी, ज्यूइश लॉबी। उन्होंने इजरायली लॉबी नहीं कहा, उन्होंने कहा ज्यूइश लॉबी।
वो धर्म की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका को G20 समिट से बाहर कर दिया कि एक वाइट क्रिश्चियंस पर अत्याचार इसके देश के अंदर होता है। दुनिया को अपनी कम्युनिटी का नाम लेकर उसका बचाव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस सेंस में कोई हिपोक्रेसी नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ है ये बीमारी सर। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि ज्यूज को लेकर जो ट्रम्प ने कहा है और इजराइल जिस बात पर गर्व करता है और वहाँ के लोग ज्यूज जिस बात पर गर्व करते हैं, वो मुझे लगता है हिंदुस्तान को, दुनिया के लोगों को भी, जो तमाम देशों में जो बसे हुए, उनको उस बात को फॉलो करना चाहिए और उतना ही स्ट्रांग उन्हें अपनी लॉबी वहाँ बनाना चाहिए और जो प्रबल राष्ट्रवाद है वो वहाँ उनको दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के जो बाहर विदेशी बसे इस मामले में कमजोर पड़ते हैं, उन्हें वो मतलब अपना व्यवसाय पे ज़्यादा चिंता करते हैं, राष्ट्र में होने वाली घटना उन्हें कम प्रभावित करती है, उनको अपना व्यवसाय ज़्यादा प्रभावित करता है। इस स्थिति में मुझे लगता है अब निकलने का समय आ गया और जो ट्रम्प ने कहा है इसराइल को लेकर, ज्यूज लोगों को लेकर, वो अब समय है कि चरमपंथी लोग जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर खतरा बन गए, ज्यूज लोग किस तरीके से एकजुट होकर पूरी दुनिया में उनका नामो निशान करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, वो पैसा देते हैं, बड़ा पैसा देते हैं। वो सिर्फ इजराइल में नहीं, बाकी जगह भी वो पैसा देते हैं चरमपंथी लोगों के खिलाफ। मुझे लग रहा है कि वो समय आ गया है कि अब इस तरीके के लोग धर्म के नाम से अब बचने के बजाय खुलकर धर्म का समर्थन करें और धर्म के साथ खड़े रहें। अब चले मैं आपको अगली खबर बताता हूं। ट्रंप अगली जंग की तैयारी कहां कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगली खबर पे आ जाइए। ट्रंप साहब ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर ट्रंप ने ये सबसे पहले ये लिखा कि वेनेजुएला इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द लार्जेस्ट आर्माडा एवर असेंबल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ वेनेजुएला वाली खबर कि हमने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया है और अब निकोलस मादुरो के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो अब देश छोड़ दे। ठीक, आर्माडा का मतलब उन्होंने 15-20 हज़ार सैनिक भेजे हुए हैं, 1 दर्जन अपने युद्धपोत भेजे हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं, आसपास के देशों में सेनाएं तैनात कर दी हैं, सब कुछ कर लिया उन्होंने वेनेजुएला छोटे से देश को उन्होंने घेरने के लिए। अब उसके बाद जो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, वो वजह बड़ी, आप सुन, मुझे तो इसकी कोई हिस्ट्री हो तो मुझे पता नहीं, आप लोग बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये तब तक होगा until such time as they return to the United States of America all the oil, मतलब ये हमारा सारा तेल, हमारी सारी जमीन और हमारे सारे एसेट्स जो इसने चुराए हैं वो हमें लौटा दे। वेनेजुएला पे कब कब्जा था अमेरिका का, मेरी समझ मुझे तो याद नहीं है। तो वो कह रहे हैं ऑयल पर है ना, ये कह रहे हैं कि हमारा तेल है। अब तो खुल के कह दिया ट्रंप ने कि ये लड़ाई तेल की है, कि ये सारा तेल मुझे लौटा दे और हमारी कंपनियों को वहां पर काम करने दे। खुल के आप कह दिया, जैसे एक बार जॉर्ज बुश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था ना कि क्या इट्स अबाउट ऑयल। तो मैं कह रहा हूं ना कि ऑयल का तो उस दिन भी हम लोगों ने तो ये उन्होंने ऑयल को कबूल कर लिया कि अब ये तेल की लड़ाई है और मुझे वो वेनेजुएला का सारा तेल जो है वो चाहिए। करने में भी लगे। अब मैं आपको 2 खबर और देता हूं इससे जुड़ी हुई। अब ये एक बहुत बड़ा रीसेट हो रहा है, मिलिट्री रीसेट पूरी दुनिया के अंदर। जैसे हमारे यहाँ कमांड होती है आर्मी की, वेस्टर्न नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, ऐसे वहां अमेरिका की भी होती हैं। अब अमेरिका दुनिया में फौजें रखता है तो वो अपनी कमांड जो है दुनिया के हिस्सों के हिसाब से बनाता है। अब उसकी 11 कमांड्स हुआ करती थी, उसको वो क्लब करके 8 कमांड में ले आएगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एशिया और मिडिल ईस्ट, इसको लेकर के जहां सबसे ज्यादा तैनाती थी उसकी सेनाओं की, मिडिल ईस्ट और यूरोप, वहां की कमांड्स को कमजोर करके वो सारी की सारी ट्रूप्स और अपने एसेट्स, हवाई जहाज, युद्धपोत जो भी है, वो सारी की सारी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाना चाह रहा है। अब आप पूछेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन से देश आते हैं, मेरी भी जिज्ञासा थी तो मैंने गूगल किया। वेस्टर्न हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, पेरू, वेनेजुएला, मतलब उसका बैकयार्ड, उसके अमेरिका के दक्षिणी और आजू बाजू के देश। सर ये दुनिया भर से सेनाएं समेट के वहां क्यों इकट्ठी कर रहा है? मुझे लगता है एक जिसे कहते हैं ना, कमजोर को आपको पीटने में ज़्यादा आसानी होगी, ताकतवर से आप नहीं लड़ सकते हैं। तो वेनेजुएला के कभी भी अमेरिका तो हिस्सा तो रहा नहीं था। और एक बात और जिक्र करते करते कर दूं कि चार्ल्स स्टीली करके एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, जो अमेरिका नेशनलिज्म पर लिखा है कि कैसे क्रिश्चियनिटी प्लेड द रोल इन शेपिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जहाँ पर वो वाइट क्रिश्चियन की मेजोरिटी नहीं होती थी उसको वो डिस्ट्रिक्टहुड भी नहीं देते थे। तो रिलीजन का क्या, हमारे लिए वो सेकुलरिज्म का पूरा
प्रवचन करते हैं, लेकिन अपने पर जब आती है तो वही होता है। और यही ब्रिटेन में भी हुआ था कि जब बाइबल का जो है वो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन होकर के उसको प्रचार करके वो ब्रिटिश नेशनलिज्म को भी वहाँ पर खड़ा किया गया था। चूंकि ये एरिया आने वाले दिनों में लगता है कि एसेट्स के लिए, मिनरल्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होने जा रहा है, और इसीलिए वो चिली के अंदर भी एक समय चिली के राष्ट्रपति ने तो समर्थन किया मदुरो को हटाने का। नहीं, वो तो हो गया ना। चिली में भी कॉपर का इतना बड़ा माइन का काम है, तो कॉपर एंड सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो है वो बाई प्रोडक्ट। ये सारी तैयारी क्या कर रही है, सारे एसेट्स अपने वॉर एसेट्स वहां क्यों ला रहे हैं? इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि वो सारा जो वो साम्राज्य चाहिए, वो वाला असली साम्राज्य तो वो है ना भाई। वेनेजुएला भले छोटा सा देश हो, लेकिन ऑयल का जो दुनिया का सबसे बड़ा, और चिली में भी, चिली कॉपर के लिए सबसे बड़ा वो है। अब सर आपको मैं अब एक अगली खबर फिर उसी दावे के साथ दिखा रहा हूं, मजा ना आए तो पैसे वापस। जो पाकिस्तान में भिखारी का बयान सुना था ना, जब से आपने मतलब कहानी कुर्सी की ने जब से हर बार एक पायदान की छलांग लगानी शुरू की है, आप पैसे वापस करने लगे। नहीं, लेकिन वो मौका नहीं मिलता ना उनको। वही तो जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय है, तो हर प्रधानमंत्री का जितने भी हुए एक एक सेक्शन है। ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग के बाहर वॉकवे में सारे पूर्व राष्ट्रपतियों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगवाई गोल्डन फ्रेम में, ठीक। और इस प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो ट्रंप है वो क्या आदमी है। ट्रंप ने हर राष्ट्रपति के नीचे उनके बारे में कुछ बातें बताई, जैसे हमारे यहाँ है कि नेहरू जी ऐसे थे, नेहरू जी ये थे, शास्त्री जी की ये खासियत थी, राजीव जी की ये खासियत थी, वाजपेयी जी की। सो उनके नीचे जो है कुछ बातें लिखी हुई दिख रही ना आपको, प्लाक जो नीचे लगा हुआ है। तो अब इसमें बाइडेन की जगह उन्होंने बाइडेन की तस्वीर ही नहीं लगाई, बाइडेन की जगह ऑटो पेन लगाई। जो बीच में दिख रहा है ना आपको तस्वीर से पहले वाले में, एक वो रोबोटिक पेन है, क्योंकि आरोप लगता था कि वो साइन ही नहीं कर पाते थे, तो वो ऑटो पेन से, एक रोबोटिक पेन से दस्तखत किए जाते थे। तो उनकी तो उन्होंने बाइडेन की तस्वीर ही नहीं लगाई। फिर उसके नीचे उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो स्लीपी बाइडेन ने ऐसे ही अपनी शारीरिक क्षमताओं को छिपाने के लिए ऑटो पेन का दुरुपयोग किया, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण निर्णय बिना उनकी जानकारी के लिए गए। ओबामा के नीचे लिखा हुआ है कि ये आप देखें, ट्रंप एक राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस में लिख रहा है। बराक ओबामा के नीचे लिखा हुआ है बराक हुसैन ओबामा, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर और अमेरिका के इतिहास के सबसे विवादित राजनीतिक हस्तियों में से एक। राष्ट्रपति के तौर पर वो बहुत ही अप्रभावी थे। अनअफोर्डेबल केयर एक्ट पास किया था, जिसके परिणाम में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना नियंत्रण खो दिया। ईरान के साथ परमाणु समझौते को मंजूरी दी थी, जो कि बहुत गलत फैसला था। एक तरफा पेरिस जलवायु समझौता किया था, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इन्होंने दुनिया में सारी जंगें बराक ओबामा ने शुरू की, और आईसिस को पैदा करने वाले भी बराक ओबामा थे। तो ये वो तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, और इसी ओबामा के डिस्क्रिप्शन के नीचे ये लिखा है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने ओबामा के सारे खराब फैसले वापस कर दिए। सर एक चीज जिक्र कर ये डिस्क्रिप्शन व्हाइट हाउस में दिया गया। मैं चूंकि प्रधानमंत्री का जो संग्रहालय बना है उसकी कमेटी का हिस्सा था, तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ देश के लिए, आपके दर्शकों के लिए। हमें बताया गया था कि एक इंस्ट्रक्शन आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से, किसी को भी छोटा करने की कोशिश नहीं करना। क्या बात है, किसी को भी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। और आप जाएंगे तो स्टेट ऑफ आर्ट है, प्रधानमंत्री अद्भुत बना हुआ है। समय नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात आपने की। और जो दोनों के अंतर देखे पर्सनालिटी का, एक प्रधानमंत्री कह रहा है किसी को छोटा नहीं करना, दूसरा राष्ट्रपति सबको छोटा कर दिया। छोटा नहीं, वो कह रहा है किसी को बर्बाद करने में कसर नहीं रखना, ऐसे लिखवाया है। ये उनके लिए भी जो लोग अक्सर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तुलना करने लगते हैं, बिल्कुल सचमुच पीएम म्यूजियम जाइए, कमाल का म्यूजियम बना हुआ है, हर प्रधानमंत्री के समय की उपलब्धि। अच्छी बात कह दी आपने, लोग याद रखें सर। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन में अभी कल ही जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हमारे परमवीर चक्र के जितने वो हैं सम्मानित, उनकी तस्वीर लगाई है, ब्रिटिश को। ये अंतर है साहब, आपकी डेमोक्रेसी में उनकी डेमोक्रेसी में। समय इतना ही था सर, बहुत शुक्रिया।